आज की इस विस्तृत और गहन चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय की परतें खोलने जा रहे हैं जो सीधे तौर पर हमारे भविष्य की नींव तय करता है। बिल्कुल, और ये एक ऐसा विषय है जिसे अक्सर चर्चाओं में वो जगह नहीं मिलती जिसका वो हकदार है। हाँ, मेरा भी यही मानना है। हम बात कर रहे हैं शिक्षक शिक्षा यानी टीचर एजुकेशन की। तो जो लोग शिक्षा शास्त्र या एजुकेशन विषय से गहराई से जुड़े हैं, विशेषकर जो यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर या बीएड जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। सही कहा। उनके लिए तो ये यूनिट 10 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा एक मैराथन सेशन होने वाला है। हाँ, लेकिन इस मैराथन में गोता लगाने से पहले शुरुआती कुछ समय में हम ये साफ कर दें कि आज का हमारा मिशन क्या है। हम सीधे किसी थ्योरी पर नहीं कूदने वाले हैं। बिल्कुल नहीं। हम आज किसी एक टॉपिक को रटने नहीं बैठे हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य इस पूरे इकोसिस्टम को डिकोड करना है। क्योंकि देखिए, परीक्षा से इतर भी ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारी शिक्षा प्रणाली की रीढ़ की हड्डी काम कैसे करती है। हाँ, मतलब शिक्षक ही तो वो रीढ़ की हड्डी है। किसी भी देश की शिक्षा की गुणवत्ता वहाँ के शिक्षकों की गुणवत्ता से ऊपर तो उठ ही नहीं सकती। कभी नहीं उठ सकती। तो आज हम बस ये डिकोड करेंगे कि एक बेहतरीन शिक्षक तैयार कैसे होता है और इसके पीछे की नीतियां क्या हैं। ठीक है, तो आइए इसे विस्तार से समझते हैं। आज के इस नए डीप डाइव में स्वागत है। आज हम जिस विषय की गहराई में उतरने वाले हैं वो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कदम रखने की तैयारी कर रहे हर व्यक्ति के लिए एक तरह से नींव का पत्थर है। बिल्कुल, और खास तौर पे जो लोग भी यूजीसी नेट, जेआरएफ या यूपीएचईएससी जैसी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अहम है। सही कहा। उनके लिए यूनिट 10 यानी टीचर एजुकेशन या कह लें शिक्षक शिक्षा, ये सिर्फ एक सिलेबस का हिस्सा नहीं है बल्कि एक पूरी यात्रा है। हाँ, और आज हमारे पास स्रोत के रूप में एक बहुत ही शानदार मास्टर क्लास स्लाइड डेक है। इसमें शिक्षक शिक्षा के अर्थ, प्रकृति, दायरे और इसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को बहुत ही विस्तार से समझाया गया है। और आज हमारा मिशन सिर्फ कुछ परिभाषाओं या तारीखों को पढ़कर सुनाना नहीं है। हम उस वैचारिक बदलाव को डिकोड करेंगे जिसने एक मास्टर जी को एक रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर में बदल दिया। एग्जैक्टली हाँ, हम ये समझेंगे कि कैसे हम टीचर ट्रेनिंग के एक बहुत ही यांत्रिक और पुराने दौर से निकलकर टीचर एजुकेशन के एक आधुनिक युग में पहुंचे हैं। आजादी से पहले की कच्ची व्यवस्थाओं से लेकर आज की राष्ट्रीय शिक्षा नीति तक का जो सफर है उसे समझेंगे। तो आइए इसे समझते हैं। बिल्कुल, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसी बुनियादी सवाल से शुरुआत करते हैं कि आखिर ट्रेनिंग और एजुकेशन में इतना बड़ा फर्क क्यों है। मतलब एक समय था जब हर कोई टीचर ट्रेनिंग शब्द का इस्तेमाल करता था। हाँ, यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि इस शब्द के इतिहास को खंगालना अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्योद्घाटन है। ट्रेनिंग या प्रशिक्षण का सीधा सा मतलब होता है एक तयशुदा कौशल को बार बार दोहराकर उसमें महारत हासिल करना। जैसे किसी फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर को मशीन चलाना सिखाया जा रहा हो। एग्जैक्टली। पुरानी सोच के अनुसार शिक्षक को सिर्फ एक तकनीशियन या टेक्नीशियन माना जाता था। उससे बस ये उम्मीद की जाती थी कि वो इतना सीख ले कि ब्लैक बोर्ड पर साफ साफ कैसे लिखना है या हाजिरी का रजिस्टर कैसे मेंटेन करना है, या फिर क्लास में बच्चों को चुप कैसे कराना है ना? हाँ बिल्कुल। लेकिन शिक्षाविदों को धीरे धीरे ये एहसास होने लगा कि कक्षा कोई फैक्ट्री नहीं है और छात्र कोई निर्जीव पुर्जे नहीं है जिन्हें एक सांचे में ढाला जा सके। शिक्षा असल में इंसानी दिमागों, भावनाओं और उनके सामाजिक परिवेश के साथ काम करता है। और यहीं से टीचर एजुकेशन यानी शिक्षा शिक्षा का जन्म हुआ। सही कहा। ये महज कुछ कौशल सीखने से कहीं आगे की बात है। इसमें पेडागोजी यानी शिक्षा शास्त्र, फिलॉसफी और एथिक्स का एक बहुत ही गहरा संगम देखने को मिलता है। अगर इसे हम गुड्स डिक्शनरी की परिभाषा के चश्मे से देखें तो बात एकदम शीशे की तरह साफ हो जाती है। ये डिक्शनरी कहती है कि शिक्षक शिक्षा उन सभी औपचारिक और अनौपचारिक गतिविधियों का समूह है जो किसी व्यक्ति को इस पेशे की जिम्मेदारियां उठाने के योग्य बनाती हैं। मतलब ये केवल कैसे पढ़ाना है का निर्देश नहीं है, बल्कि क्यों पढ़ाना है की समझ है। बिल्कुल। और एनसीएफटी 2009 का जो फ्रेमवर्क आया उसने तो इस पूरी व्यवस्था का नजरिया ही बदल दिया। श्रोताओं के लिए ये जानना दिलचस्प होगा कि पहले एक धारणा थी कि शिक्षक एक ट्रांसमीटर है। हाँ, कि उसके दिमाग में ज्ञान भरा है और उसे बस वो ज्ञान छात्र के खाली दिमाग में उड़ेल देना है। लेकिन 2009 के फ्रेमवर्क ने साफ कर दिया कि शिक्षा अब शिक्षक केंद्रित नहीं रही।
ये पूरी तरह से शिक्षार्थी केंद्रित यानी लर्नर सेंट्रिक हो गई है। अब शिक्षक एक फैसिलिटेटर है जो ज्ञान थोपता नहीं है, बल्कि ज्ञान के निर्माण के लिए एक सही माहौल तैयार करता है। और इसी शिक्षार्थी केंद्रित माहौल से शिक्षा जगत का सबसे मजबूत आधुनिक विचार बाहर आता है, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर या चिंतनशील अभ्यासी। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हर उच्च शिक्षा परीक्षा के लिए बहुत अहम है। इसे थोड़ा और गहराई से समझाएं। जरूर। एक रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर वो शिक्षक है जो क्लासरूम से बाहर आकर खुद अपने पढ़ाने के तरीके का ऑडिट करता है। वो मनोविज्ञान का इस्तेमाल करके ये सोचता है कि मैंने आज जो तरीका अपनाया, क्या उससे हर बच्चे को बात समझ आई? अगर नहीं, तो मैं अपनी रणनीति में क्या बदलाव कर सकती हूँ? ये एक लगातार चलने वाला आत्मविश्लेषण है। इसे समझने के लिए मैं अक्सर एक सादृश्य या एनालॉजी का इस्तेमाल करता हूँ। कल्पना कीजिए एक ऐसे रसोइये की जिसने एक पुरानी रेसिपी बुक को रट लिया है। वो हर दिन उसी नापतौल के साथ खाना बनाता है। हाँ, लेकिन अगर किसी दिन नमक अलग तरह का आ जाए या कोई खास मसाला ना मिले तो उसका पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाता है। बिल्कुल, वो सिर्फ एक ट्रेंड रसोइया है जो परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढाल नहीं सकता। दूसरी तरफ एक मास्टर शेफ होता है। उसे मसालों की केमिस्ट्री पता होती है। वो रटता नहीं है, बल्कि चख कर समझता है कि डिश में क्या कमी है, और वो अपने अनुभव से हर दिन कुछ नया गढ़ सकता है। वो एक एजुकेटेड शेफ है। बहुत बढ़िया उदाहरण है। आज के क्लासरूम को उन्हीं मास्टर शेफ जैसे शिक्षकों की जरूरत है। अगर हम इसमें एक और परत जोड़ें तो बात और गहरी हो जाती है। एक सच्चा मास्टर शेफ केवल रेसिपी नहीं बदलता, वो ये भी देखता है कि खाना खाने वाला कौन है। मतलब क्या किसी को एलर्जी है या किसी को तीखा पसंद है। ठीक वैसे ही एक रिफ्लेक्टिव टीचर अपने छात्रों की अलग-अलग पृष्ठभूमि, उनके मानसिक स्तर और उनकी व्यक्तिगत जरूरतों को ध्यान में रखकर अपनी पेडागोजी तैयार करता है। और यही कारण है कि शिक्षक शिक्षा की प्रकृति इतनी बहुआयामी हो जाती है। इसके 3 बहुत ही स्पष्ट स्तंभ हैं। हाँ, पहला स्तंभ तो ये है कि ये एक सतत और आजीवन प्रक्रिया है। कोई भी व्यक्ति महज 2 साल की बीएड डिग्री लेकर पूर्ण शिक्षक नहीं बन जाता। बिल्कुल, ये सफर प्री सर्विस यानी सेवा में आने से पहले की पढ़ाई से शुरू होता है, फिर इंडक्शन से गुजरता हुआ जब कोई नया शिक्षक स्कूल के माहौल में ढलता है, इन सर्विस तक जीवन भर चलता है। और दूसरा स्तंभ यह है कि शिक्षक शिक्षा पूरी तरह से गतिशील या डायनामिक है। जब समाज स्थिर नहीं है तो शिक्षा कैसे स्थिर रह सकती है? एकदम सही। आज हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के दौर में जी रहे हैं, जहां डिजिटल पेडागोजी का एकीकरण अनिवार्य हो गया है। आज के शिक्षक को केवल ब्लैक बोर्ड पर चाक चलाना नहीं आना चाहिए, बल्कि उसे स्मार्ट क्लासरूम और ऑनलाइन इवैल्यूएशन सिस्टम्स को भी अपनाना होगा। और तीसरा स्तंभ है इसका व्यावसायिक या प्रोफेशनल होना। जैसे चिकित्सा या वकालत के पेशे में एक सख्त आचार संहिता होती है, शिक्षण भी उसी स्तर का एक गंभीर और जवाबदेह पेशा है। इस पेशे की गंभीरता को अगर और बारीकी से समझना हो तो हमें शिक्षक शिक्षा की त्रिपक्षीय प्रकृति यानी ट्राइपार्टाइट नेचर को देखना होगा। परीक्षा देने वालों के लिए ये एक बहुत बड़ा एग्जाम अलर्ट है। हाँ, कॉग्निटिव, साइकोमोटर और इफेक्टिव डोमेन। बिल्कुल, एक बेहतरीन शिक्षक का निर्माण इन 3 अलग-अलग डोमेन के मिलन से होता है। सबसे पहला है कॉग्निटिव डोमेन, जिसे हम सिर या हेड कह सकते हैं। ये विषय का वो गहरा सैद्धांतिक ज्ञान है जो शिक्षक के पास होना चाहिए। दूसरा है साइकोमोटर डोमेन, जिसे हाथ या हैंड्स के रूप में देखा जाता है। ये वो कला है, वो वास्तविक कौशल है कि उस ज्ञान को कक्षा में कैसे प्रस्तुत किया जाए। और तीसरा, जो शायद सबसे अहम है, वो है अफेक्टिव डोमेन यानी हृदय या हार्ट। ये शिक्षक का दृष्टिकोण, उसकी सहानुभूति, उसके मूल्य और उसकी पेशेवर नैतिकता है। मैं जोर देकर कहना चाहूंगी कि एक सच्चे शिक्षक को इन तीनों में महारत हासिल होनी चाहिए। किसी एक की भी कमी इसे वापस मात्र ट्रेनिंग बना देती है। ये हेड, हैंड्स और हार्ट का कॉम्बिनेशन वाकई में इस पूरे विषय की आत्मा है। सोचकर देखिए, अगर किसी के पास ज्ञान का भंडार है, उसे पढ़ाने की बेहतरीन तकनीक भी आती है, लेकिन उसके अंदर बच्चों के प्रति कोई संवेदनशीलता नहीं है, तो वो छात्रों के लिए एक खौफनाक अनुभव बन सकता है। बिल्कुल सही। और यही व्यापकता हमें शिक्षा के कार्य क्षेत्र या स्कोप और इसके पाठ्यक्रम में भी देखने को मिलती है। ये कोई छोटा दायरा नहीं है। हाँ, ये प्री प्राइमरी और नर्सरी के छोटे बच्चों को संभालने से लेकर प्रारंभिक जैसे डीएलएड,
माध्यमिक यानी बीएड और अंत में उच्च शिक्षा तक फैला हुआ है। इसमें स्पेशल एजुकेशन और फिजिकल एजुकेशन भी शामिल है। और अगर हम इस विशाल कार्य क्षेत्र के पाठ्यक्रम को देखें तो यह भी 3 मुख्य हिस्सों में बंटा हुआ है। पहला हिस्सा सैद्धांतिक है, जहां भावी शिक्षक मनोविज्ञान और दर्शन के माध्यम से सीखने के विज्ञान को समझता है। दूसरा हिस्सा व्यवहारिक प्रशिक्षण का है, जहां माइक्रो टीचिंग और स्कूल इंटर्नशिप के जरिए असल कक्षा के माहौल का सामना करना सिखाया जाता है। और तीसरा हिस्सा है व्यावसायिक विकास, जहां एक्शन रिसर्च और सेमिनार के जरिए शिक्षक को हमेशा कुछ नया खोजने और सुधार करने की आदत डाली जाती है। लेकिन ये जो संतुलन आज हम देखते हैं, ये रातों रात तो नहीं बना होगा। इतिहास के पन्नों को पलटें तो प्राचीन काल, विशेषकर वैदिक और बौद्ध काल में शिक्षक तैयार करने के लिए कोई औपचारिक संस्थान नहीं होते थे। गुरु एक आत्म साक्षात्कारी विद्वान होता था। हाँ, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, एक बहुत ही रोचक प्रणाली सामने आई, मॉनिटोरियल सिस्टम। ये शिक्षा के इतिहास का एक बहुत ही व्यावहारिक मोड़ था, जहां बड़े छात्र छोटे छात्रों को पढ़ाते थे, है ना? बिल्कुल। जब छात्रों की संख्या बढ़ने लगी और शिक्षकों की कमी होने लगी, तो कक्षा के जो सबसे होशियार और बड़े छात्र थे, जिन्हें मॉनिटर कहा जाता था, वे छोटों को पढ़ाने लगे। ये भारत में शिक्षक बनने की पहली अनौपचारिक सीढ़ी थी। और अगर संस्थागत शुरुआत की बात करें तो 1716 वो ऐतिहासिक वर्ष था जब भारत में पहली बार औपचारिक शिक्षक प्रशिक्षण की नींव पड़ी, और ये दानिश मिशनरियों ने किया था। हाँ, बार्थोलोम्यू ज़िजनबर्ग ने तमिलनाडु के ट्रैंक्योबार में पहला नॉर्मल स्कूल स्थापित किया। नॉर्मल स्कूल का मतलब था एक ऐसा संस्थान जो पढ़ाने के मानक या नॉर्म्स तय करे। तो यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। 1854 का वुड्स डिस्पैच, ये एक एग्जाम ट्रैप भी है, जहाँ से ढेरों सवाल बनते हैं। बिल्कुल, वुड्स डिस्पैच पहला आधिकारिक ब्रिटिश दस्तावेज था जिसने भारत में शिक्षक प्रशिक्षण की सख्त जरूरत को महसूस किया और छात्र शिक्षकों के लिए स्टाइपेंड या वजीफे की सिफारिश की। इसके बाद तो क्रमिक विकास की लहर दौड़ पड़ी। 1882 में हंटर कमीशन आया, जिसने शिक्षण के सिद्धांतों और अभ्यास दोनों में परीक्षा अनिवार्य कर दी। फिर 1904 में लॉर्ड कर्जन का रेजोल्यूशन आया। उन्होंने आदेश दिया कि हर ट्रेनिंग कॉलेज के साथ एक प्रैक्टिसिंग स्कूल का जुड़ा होना अनिवार्य है, ताकि छात्र शिक्षक असली बच्चों के बीच जाकर अभ्यास कर सकें। और 1917 में सैडलर कमीशन आया। इसने सिफारिश की कि विश्वविद्यालयों में शिक्षा के लिए अलग और समर्पित विभाग खोले जाएं जो डिग्री दे सकें। ये आजादी से पहले की बात थी। आजादी के बाद 1948-49 में राधाकृष्णन आयोग ने मौजूदा प्रशिक्षण को दोषपूर्ण बताया और वास्तविक स्कूल अभ्यास पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया। 1952-53 में मुदालियर आयोग ने इन सर्विस प्रशिक्षण के लिए कॉलेजों में विस्तार सेवा विभाग या एक्सटेंशन सर्विस डिपार्टमेंट्स की सिफारिश की। लेकिन परीक्षाओं में सबसे अधिक पूछा जाने वाला प्रश्न है 1964-66 का कोठारी आयोग। इसने शिक्षक शिक्षा के अलगाव या आइसोलेशन को दूर करने की मांग की। इसका अर्थ है इसे विश्वविद्यालय के जीवन और नियमित स्कूलों के साथ जोड़ना। ये बहुत जरूरी था, क्योंकि ट्रेनिंग कॉलेज मुख्य धारा की दुनिया से बिल्कुल कटे हुए काम कर रहे थे। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने फिर भारी विकेंद्रीकरण किया और हर जिले में डाइट, सीटीई और आईएससी की स्थापना की। लेकिन गुणवत्ता की कमी एक नई समस्या बन गई। 2012 में जस्टिस वर्मा कमीशन ने खराब गुणवत्ता वाले बीएड कॉलेजों की जांच की, फर्जी संस्थानों को बंद कराया और 2014 में बीएड को 2 साल का कर दिया। और आज हम एनईपी 2020 के दौर में हैं। इसका लक्ष्य 2030 तक 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री को अनिवार्य करना है और स्टैंड अलोन प्रशिक्षण संस्थानों को बंद करना है। बिल्कुल। परीक्षाओं के नजरिए से ऐतिहासिक आयोगों का कालक्रम बहुत महत्वपूर्ण है। वुड्स, फिर हंटर, फिर कर्जन और सैडलर। और ट्रेनिंग से एजुकेशन में बदलाव पर असर्शन रीजन वाले प्रश्न भी आते हैं। हाँ, तो आज हमने देखा कि कैसे भारत ने एक प्राचीन मॉनिटोरियल सिस्टम से अपना सफर शुरू किया और आज 2030 के 4 वर्षीय एकीकृत डिग्री के विजन तक पहुंच गए हैं। ये सचमुच एक बहुत ही परिवर्तनकारी यात्रा रही है। लेकिन इस गहरी चर्चा को विराम देने से पहले इस पूरी व्यवस्था के भविष्य को लेकर एक बहुत ही ज्वलंत विचार दिमाग में आता है।
NEP 2020 डिजिटल पेडागोजी की बात कर रही है। और इसी से जुड़ा एक गहरा विचार है। हमने देखा कि शिक्षक शिक्षा कैसे विकसित हुई है, लेकिन अब जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल पेडागोजी हमारी कक्षाओं का हिस्सा बन रहे हैं, तो आने वाले दशक में एक रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर की परिभाषा कैसे बदलेगी? जब AI कुछ ही सेकंड में सबसे बेहतरीन लेसन प्लान बना सकता है, तो क्या भविष्य का शिक्षक मशीनों का फैसिलिटेटर होगा या मानवीय संवेदनाओं और उस हार्ड डोमेन का अकेला रक्षक बनेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो पूरी शिक्षा व्यवस्था को मथ कर रख देगा। जो लोग शिक्षा के क्षेत्र को अपना जीवन बनाने जा रहे हैं, उन्हें इस सवाल पर खुद विचार करना होगा। आज के इस डीप डाइव में हमारे साथ सफर करने के लिए धन्यवाद। इस विषय पर अपना शोध जारी रखें। नमस्कार। आज के इस गहन विश्लेषण में एक बहुत ही दिलचस्प और अकादमिक रूप से महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो सारा ध्यान सिर्फ इस बात पर होता है कि छात्रों को क्या पढ़ाया जा रहा है। जी बिल्कुल, छात्रों पर भी पूरा फोकस रहता है। हाँ, लेकिन आज हम उस कैमरे को थोड़ा घुमाकर उन लोगों पर फोकस करने वाले हैं जो असल में पढ़ाते हैं। आज का विषय है भारत में शिक्षक शिक्षा यानी टीचर एजुकेशन का ऐतिहासिक विकास। और ये विकास मतलब 1948 की आजादी के ठीक बाद के समय से लेकर जो हमारी आधुनिक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, वहां तक कैसे पहुंचा, ये समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। पढ़ाने वालों को तैयार करने का तरीका कैसे बदला है, हम इस पूरे सफर को आज बहुत ही बारीकी से समझेंगे। आज के जो हमारे स्रोत हैं वो एक बहुत ही शानदार और विस्तृत मास्टर गाइड पर आधारित है। इसमें आजाद भारत के विभिन्न शिक्षा आयोगों और राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों के विकास को एक कहानी की तरह पिरोया गया है। जी, और इस चर्चा का मुख्य लक्ष्य ये समझना है कि कैसे शिक्षक प्रशिक्षण अलगाव, जिसे हम आइसोलेशन कहते हैं, उसकी एक संकीर्ण स्थिति से निकलकर एकीकरण या इंटीग्रेशन के एक विशाल और आधुनिक दौर तक पहुंचा। सही कहा। और जो लोग उच्च शिक्षा जैसे कि UGC नेट या JRF और असिस्टेंट प्रोफेसर जैसी शिक्षण परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जानकारी केवल रटने के लिए तथ्यों का पुलिंदा नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये समझने का एक जरिया है कि आज की जो शिक्षा व्यवस्था है वो ऐसी क्यों है जैसी वो दिखती है। इसके पीछे एक बहुत लंबा इतिहास रहा है। तो चलिए इस पर गहराई से विचार करते हैं। हमारे पास दशकों का इतिहास है और स्रोत सामग्री बहुत सारे आयोगों का जिक्र करती है। इस पूरी यात्रा को एक व्यवस्थित तरीके से समझने के लिए सबसे सही शुरुआती बिंदु क्या होना चाहिए? देखिए, शुरुआत करने के लिए हमें इस पूरे ऐतिहासिक विकास को कुछ कालखंडों में, कुछ स्पष्ट चरणों में बांटना होगा। ये कोई रातों रात हुआ बदलाव नहीं था। जी, रातों रात तो कोई नीति नहीं बदलती। बिल्कुल। तो अगर हम इस मास्टर गाइड के ऐतिहासिक नजरिए को देखें तो ये सफर मुख्य रूप से 3 महत्वपूर्ण चरणों में बटा हुआ है। जी। पहला चरण है नींव का निर्माण या प्रारंभिक आयोगों का दौर, जो 1948 से 1953 तक चला। इसमें राधाकृष्णन और मुदलियार आयोग आते हैं। अच्छा, और दूसरा चरण है महत्वपूर्ण मोड़ का दौर, जो 1964 से 2012 तक का है। ये वो समय था जब व्यवस्था की कमियों को, असली बीमारियों को पहचाना गया। इसमें कोठारी, चट्टोपाध्याय और वर्मा कमीशन ने काफी कड़े कदम उठाए। ये वो समय था जब व्यवस्था में सुधार की सख्त जरूरत महसूस हुई। हाँ, एकदम सही। और अंत में तीसरा चरण है ढांचागत और आधुनिक क्रांति का, जहां 1968, 1986 की राष्ट्रीय नीतियां और हाल ही में आई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने पूरे सिस्टम को ही बदल कर रख दिया। जी। इन तीनों चरणों को समझे बिना आज एक शिक्षक कैसे तैयार होता है, ये समझना लगभग नामुमकिन है। यह एक बहुत ही तार्किक और स्पष्ट रूपरेखा है। तो चलिए हम पहले चरण से शुरुआत करते हैं, यानी 1948-49 के राधाकृष्णन आयोग से, जिसे यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। जी, आजादी के ठीक बाद का ये सबसे बड़ा कदम था। हाँ, और स्रोत बताते हैं कि आजादी के ठीक बाद इस आयोग ने शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में एक बहुत बड़ी एक बुनियादी खामी पकड़ी थी। खामी यह थी कि उस समय की ट्रेनिंग पूरी तरह से किताबी या सैद्धांतिक थी, जिसे थियोरेटिकल कहते हैं। बिल्कुल,
केवल किताबों तक सीमित। लेकिन मेरा एक सवाल है, आजादी के तुरंत बाद के भारत में क्या सिद्धांतों को पढ़ाना इतना गलत था? मतलब आखिर शिक्षक को अपने विषय का गहरा ज्ञान ना। देखिए, सैद्धांतिक ज्ञान गलत नहीं था, लेकिन समस्या संतुलन की थी। अगर हम इसे ऐसे समझें कि कोई व्यक्ति मतलब कोई सिर्फ किताबें पढ़कर और भौतिकी के नियम याद करके तैरना सीख रहा हो और उसने कभी पानी में छलांग ही ना लगाई हो, तो क्या आप उसे एक अच्छा तैराक कहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो डूब ही जाएगा। ठीक यही बात शिक्षा पर लागू होती थी। आजादी के बाद भारत की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से जो पुराना औपनिवेशिक ढांचा था उसी पर चल रही थी। राधाकृष्णन आयोग ने ठीक इसी बात को, इसी नब्ज को पकड़ा। मतलब उन्होंने देखा कि जो पढ़ाया जा रहा है वो वास्तविकता से दूर है। जी, उन्होंने देखा कि जो लोग शिक्षक बनने की ट्रेनिंग ले रहे थे वे बस बंद कमरों में शिक्षा के सिद्धांत रट रहे थे। उनका जो स्कूल की असली दुनिया है, शोर मचाते बच्चों से और कक्षा की वास्तविक चुनौतियों से कोई लेना देना ही नहीं था। ये तो बहुत ही बड़ी समस्या थी। इसीलिए आयोग ने कुछ बहुत ही ठोस और मैं कहूंगी व्यवहारिक सिफारिशें की। सबसे पहले उन्होंने कहा कि थ्योरी को स्थानीय स्कूल के माहौल के हिसाब से लचीला यानी फ्लेक्सिबल बनाया जाना चाहिए, और दूसरी और सबसे क्रांतिकारी सिफारिश थी प्रैक्टिसिंग स्कूल्स की स्थापना। ये प्रैक्टिसिंग स्कूल्स का असल मतलब क्या था? क्या ये वो स्कूल थे जहाँ ट्रेनी टीचर्स जाकर सिर्फ पढ़ाते थे? असल में ये सिर्फ उनके पढ़ाने के लिए नहीं था। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो छात्र शिक्षक बनने वाले हैं उन्हें खुद पढ़ाने से पहले अनुभवी और बेहतरीन शिक्षकों को असल कक्षा में पढ़ाते हुए देखना चाहिए। अच्छा, मतलब एक तरह का ऑब्जर्वेशन था, चीजों को करीब से देखने का मौका। बिल्कुल, ऑब्जर्वेशन और लर्निंग। तीसरी बात उन्होंने गुणवत्ता नियंत्रण की कही। आयोग ने बहुत स्पष्ट किया कि केवल उन्हीं स्कूलों को प्रैक्टिसिंग स्कूल बनाया जाए जहां का स्टाफ पहले से ही बहुत अच्छी तरह से प्रशिक्षित हो। ये सुनिश्चित करने के लिए था कि वे सही लोगों से सीखें। हाँ, और चौथी सबसे दिलचस्प शर्त जो उन्होंने रखी वो ये थी कि जो प्रोफेसर इन ट्रेनिंग कॉलेजों में भावी शिक्षकों को पढ़ा रहे हैं उनके पास स्कूलों में सक्रिय रूप से पढ़ाने का हालिया अनुभव होना चाहिए। मतलब वे सिर्फ ऐसे सिद्धांतकार नहीं होने चाहिए जिन्होंने सालों से स्कूल का मुंह न देखा हो। एकदम सही। वे खुद कक्षा की वास्तविकता से जुड़े होने चाहिए। यानी जो पढ़ाना सिखा रहा है उसे खुद भी पढ़ाना आना चाहिए। ये बहुत ही व्यवहारिक बात है। अब अगर हम कालखंड में थोड़ा आगे बढ़ें तो 1952-53 में मुदलियार आयोग आता है, जिसे हम माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहते हैं। जी, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। हाँ, स्रोत सामग्री में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि इस आयोग का पूरा फोकस माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों को पेशेवर रूप से तैयार करने पर था। इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट बॉक्स दिया गया है जिसमें एक्सटेंशन सर्विस डिपार्टमेंट्स यानी विस्तार सेवा विभागों की स्थापना का जिक्र है। ये मुदलियार आयोग की सबसे बड़ी देनों में से एक है। तो एक आम शिक्षक के जीवन में ये एक्सटेंशन सर्विस किस तरह का बदलाव लेकर आई? अगर हम आज की भाषा में से समझें तो ये शिक्षकों के लिए एक तरह का सॉफ्टवेयर अपडेट था। जो लोग शिक्षण परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मुदलियार आयोग का ये एक्सटेंशन सर्विस डिपार्टमेंट्स वाला बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये अक्सर पूछा जाता है। सॉफ्टवेयर अपडेट, ये बड़ा दिलचस्प उदाहरण है। तो ये काम कैसे करता था? देखिए, उससे पहले क्या होता था कि एक बार आपने डिग्री ले ली तो बस मान लिया जाता था कि अब आप जीवन भर के लिए शिक्षक बन गए, आपकी पढ़ाई खत्म। हाँ, मतलब एक बार नौकरी मिल गई तो बस पढ़ाते रहो। बिल्कुल, लेकिन शिक्षा का क्षेत्र, तकनीक और हमारा समाज लगातार बदलते रहते हैं। मुदलियार आयोग ने इस बात को गहराई से महसूस किया कि जो सेवारत शिक्षक हैं यानी इन सर्विस टीचर्स, उन्हें लगातार नई ट्रेनिंग की जरूरत है ताकि वो समय के साथ चल सकें। जी हाँ, इसीलिए ट्रेनिंग कॉलेजों के लिए ये अनिवार्य कर दिया गया कि वे एक्सटेंशन सर्विस डिपार्टमेंट बनाएं। इससे फायदा ये हुआ कि जो शिक्षक पहले से स्कूलों में पढ़ा रहे हैं वे वहां आएं, नई चीजें सीखें और अपने ज्ञान को समय समय पर अपडेट करें। अलावा भी क्या मुदलियार आयोग ने कुछ और संस्थागत बदलाव किए थे? क्योंकि स्रोत में 1 और 2 साल के कोर्स का कुछ विभाजन भी दिखाई देता है। जी बिल्कुल, उन्होंने ये भी किया। उन्होंने योग्यताओं के आधार पर कोर्स की अवधि को बहुत स्पष्ट रूप से तय किया।
उस समय के हिसाब से जिन्होंने केवल स्कूल स्तर यानी मैट्रिक तक की पढ़ाई की थी, उनके लिए 2 साल का ट्रेनिंग कोर्स रखा गया और जो आगे पढ़े थे उनके लिए? और जो ग्रेजुएट थे उनके लिए सिर्फ 1 साल का कोर्स बनाया गया। इसके अलावा उन्होंने एक और बड़ा कदम उठाया। को करिकुलर एक्टिविटीज यानी सह पाठ्यक्रम गतिविधियों को शिक्षकों की ट्रेनिंग का एक अनिवार्य हिस्सा बना दिया। क्योंकि एक शिक्षक केवल मतलब विषय का ज्ञाता ही नहीं होता, बल्कि छात्रों के एक मार्गदर्शक भी होता है। एकदम सही बात है। और एक और सबसे महत्वपूर्ण बात जो अक्सर अकादमिक बहसों में छुप जाती है, वो ये है कि उच्च स्तरीय शिक्षा शोध को बढ़ावा देने के लिए एमएड डिग्री यानी मास्टर ऑफ एजुकेशन की शुरुआत करने की सिफारिश भी मुदलियार आयोग ने ही की थी। अच्छा, तो एमएड की शुरुआत भी यहीं से हुई। तो हम कह सकते हैं कि राधाकृष्णन और मुदलियार आयोग ने मिलकर एक बहुत मजबूत नींव तैयार कर दी थी। जी, नींव पूरी तरह से बन चुकी थी। लेकिन फिर स्रोत हमें दूसरे चरण की ओर ले जाते हैं, जिसे इस विकास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट माना गया है। 1964-66 का कोठारी आयोग, जिसे इंडियन एजुकेशन कमीशन भी कहते हैं। इस आयोग के जो नोट्स हैं, उन्हें पढ़ते हुए एक शब्द बार बार सामने आता है, और वो है अलगाव या आइसोलेशन। हाँ, ये शब्द कोठारी आयोग की रिपोर्ट की मानो आत्मा है। स्रोत के अनुसार कोठारी आयोग ने शिक्षक शिक्षा में इसी अलगाव की बीमारी को पहचाना। तो ये अलगाव असल में क्या था? क्या शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान समाज से कटकर किसी टापू पर काम कर रहे थे? एक तरह से आप कह सकते हैं कि वे अकादमिक टापुओं पर ही काम कर रहे थे। कोठारी आयोग का ये जो डायग्नोसिस है या ये जो निदान है, शिक्षा जगत में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। उन्होंने व्यवस्था की बहुत तीखी आलोचना की। उन्होंने क्या खामियां निकाली? उन्होंने कहा कि शिक्षा की पूरी व्यवस्था 3 अलग-अलग स्तरों पर मुख्य धारा से कटी हुई है। पहला था विश्वविद्यालय के जीवन से अलगाव। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये था कि उस समय जो शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान थे या जो बीएड कॉलेज थे, उन्हें विश्वविद्यालयों में बहुत ही दोयम दर्जे का माना जाता था। विज्ञान या कला विभागों के प्रोफेसर इन्हें मतलब गंभीरता से नहीं लेते थे। अच्छा, यानी उन्हें मुख्यधारा की जो एकेडमिक दुनिया थी, उससे बाहर ही रखा गया था। बिल्कुल। और दूसरा था नियमित स्कूलों से अलगाव। ट्रेनिंग कॉलेज जो बड़े बड़े सिद्धांत पढ़ा रहे थे, उसका स्कूलों की रोजमर्रा की असली और जमीनी समस्याओं से कोई नाता ही नहीं था। और तीसरा अलगाव कौन सा था? तीसरा था एक दूसरे से अलगाव। एक दूसरे से? जी हाँ। मतलब संस्थानों के बीच? जी हाँ। इसका मतलब ये था कि प्राथमिक शिक्षकों को तैयार करने वाले संस्थान और माध्यमिक शिक्षकों को तैयार करने वाले संस्थानों के बीच कोई बातचीत, कोई अकादमिक संवाद या तालमेल ही नहीं था। हर कोई बस अपने अपने छोटे से कुएं में खुश था। ये पूरी व्यवस्था साइलोज में काम कर रही थी। एकदम। साइलोज का मतलब ही यही है कि कोई किसी से जुड़ा हुआ नहीं था। ये तो किसी भी व्यवस्था के लिए मतलब एक बुरा सपना है। अगर कोई सिस्टम इस तरह से टुकड़ों में कटा हुआ हो, तो वो एक अच्छी और जागरूक पीढ़ी कैसे तैयार कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। कोठारी आयोग ने सिर्फ ये समस्या तो नहीं बताई होगी, निश्चित रूप से उन्होंने इसे सुलझाने का कोई ठोस तरीका भी सुझाया होगा। इस अलगाव की इन बड़ी दीवारों को तोड़ने के क्या उपाय थे? उपाय बहुत ही शानदार थे और यहीं से एकीकरण या इंटीग्रेशन की शुरुआत होती है। कोठारी आयोग ने 3 बहुत ही स्पष्ट समाधान दिए। पहला और सबसे महत्वपूर्ण सुझाव था कॉम्प्रिहेंसिव कॉलेजेस की स्थापना। कॉम्प्रिहेंसिव कॉलेज मतलब जहां सब कुछ एक साथ हो। हाँ, ये बहुविषयक या मल्टीडिसिप्लिनरी नजरिए की पहली झलक थी। इसका विचार ये था कि शिक्षक शिक्षा को अन्य विषयों जैसे कला, विज्ञान, वाणिज्य के साथ एक ही कैंपस में जोड़ा जाए, ताकि जो ट्रेनिंग करने वाले शिक्षक हैं, उनका विश्वविद्यालय के जीवन से जो अलगाव है वो खत्म हो सके, वे बाकी छात्रों के साथ घुल मिल सकें। बिल्कुल। दूसरा समाधान था गुणवत्ता को पूरे राज्य में एक समान बनाने के लिए स्टेट बोर्ड ऑफ टीचर एजुकेशन यानी SBTE का निर्माण करना। ये प्रशासन और मानकों को सुधारने के लिए था। समझ गया। और जो ट्रेनिंग जो स्कूलों की वास्तविकता से दूर थी, उसके लिए क्या किया गया? उसके लिए उन्होंने तीसरा एक बहुत ही कड़ा समाधान दिया। उन्होंने पुरानी और जो रटी रटाई प्रैक्टिस टीचिंग थी, उस तरीके को पूरी तरह से हटा दिया। और उसकी जगह क्या लागू किया?
उसकी जगह उन्होंने एक बहुत ही सख्त कॉम्प्रिहेंसिव इंटर्नशिप कार्यक्रम लागू करने की सिफारिश की। इसमें केवल कुछ दिन जाकर पढ़ाना शामिल नहीं था, बल्कि स्कूल के पूरे माहौल को समझना, कक्षाएं लेना, परीक्षाएं आयोजित करना और बच्चों के साथ समय बिताना शामिल था। ये काफी तार्किक लगता है। मतलब शिक्षक को स्कूल के पूरे इकोसिस्टम का हिस्सा बनना सिखाया गया। एकदम सही। अब अगर हम गुणवत्ता नियंत्रण के चरण की ओर बढ़ें, तो 1983-85 में चट्टोपाध्याय आयोग का गठन होता है। हमारे स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि इस आयोग ने अपना सारा ध्यान शिक्षकों की स्थिति, उनके वेतन और उनके चयन पर लगाया। जी, ये वो दौर था जब शिक्षकों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर ध्यान देना बहुत जरूरी हो गया था। ये दिलचस्प है क्योंकि आज भी हमारे समाज में कभी-कभी शिक्षण को एक बैकअप करियर की तरह देखा जाता है कि कुछ और नहीं मिला तो चलो पढ़ा लेते हैं। क्या चट्टोपाध्याय आयोग इसी मानसिकता को बदलना चाहता था? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये सबसे बड़ी समस्या थी। चट्टोपाध्याय आयोग का स्पष्ट मानना था कि कोई भी शिक्षा प्रणाली अपने शिक्षकों के स्तर से ऊपर नहीं उठ सकती। बिल्कुल, शिक्षक ही तो नींव हैं। हाँ, तो अगर आप चाहते हैं कि देश के सबसे मेधावी और बेहतरीन युवा इस पेशे में आए, तो आपको इसे आकर्षक बनाना होगा। बिल्कुल। इसीलिए उन्होंने 12वीं कक्षा के बाद सीधे 5 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स का एक बहुत ही दूरदर्शी प्रस्ताव रखा था, ताकि लोग उसे मजबूरी में नहीं बल्कि अपनी शुरुआत से ही एक स्पष्ट लक्ष्य मानकर चुने। सही कहा आपने। उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षकों का चयन सिर्फ एकेडमिक नंबरों या मार्कशीट पे नहीं होना चाहिए, बल्कि एक वस्तुनिष्ठ एप्टीट्यूड टेस्ट के जरिए होना चाहिए। एप्टीट्यूड टेस्ट, ताकि ये पता चल सके कि उनमें पढ़ाने की स्वाभाविक क्षमता या वो जुनून है या नहीं। बिल्कुल। और बेहतरीन प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए जो सबसे जरूरी कदम उन्होंने उठाया, वो था पूरे देश में शिक्षकों के लिए एक समान वेतनमान या यूनिफॉर्म पे स्केल की सिफारिश करना। पैसे और सम्मान के बिना तो अच्छे लोग इस पेशे में आएंगे ही नहीं, ये बहुत स्पष्ट बात है। इसके बाद स्रोत हमें सीधे 2012 के जस्टिस JS वर्मा कमीशन पर ले जाते हैं। ये वो समय था जब शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे अनगिनत निजी संस्थान खुल गए थे। जी, वो एक तरह से व्यवस्था में एक बड़ा संकट आ गया था। नोट्स में एक बहुत ही कड़ा शब्द इस्तेमाल किया गया है, स्टैंड अलोन कॉलेजों पर लगाम। अगर मैं थोड़ा हल्के फुल्के अंदाज में कहूँ तो ये वो दौर था जब ऐसा लगता था कि गली मोहल्ले में BEd की डिग्रियां छापने की फैक्ट्रियां खुल गई हैं। ये बहुत ही सटीक और जमीनी हकीकत बयां करने वाला उदाहरण है। हर किसी के परिवार में कोई ना कोई ऐसा रिश्तेदार था जिसके पास BEd की डिग्री तो थी, लेकिन उसने कभी जीवन में पढ़ाया नहीं था। क्या जस्टिस वर्मा कमीशन इसी समस्या से लड़ रहा था? असल में यही हो रहा था। व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई थी। स्टैंड अलोन कॉलेज वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ BEd या MEd की डिग्री बांटने का काम करते हैं। उनके पास कोई अन्य विभाग नहीं होता, न विज्ञान, न कला, न वाणिज्य। बस एक इमारत है और BEd की डिग्री मिल रही है। हाँ, वे एक ही इमारत में चल रहे होते हैं और शिक्षा का पूरी तरह से व्यावसायीकरण कर चुके होते हैं। जस्टिस वर्मा कमीशन ने जब गहराई से जांच की तो उन्होंने पाया कि इनमें से कई संस्थान तो सिर्फ कागजों पर चल रहे थे। ये तो जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा फैक्ट है। जी, परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ये जानना बहुत जरूरी है कि इसी कमीशन की सख्त सिफारिशों के कारण 2014 में NCTE ने नए और बहुत कड़े नियम लागू किए। उनका मुख्य उद्देश्य इन डिग्री फैक्ट्रियों को बंद करना था। क्या इन्हीं नियमों के कारण BEd की अवधि बढ़ाई गई थी? मुझे याद है कि पहले ये बहुत कम समय का होता था। जी हाँ, बिल्कुल। गुणवत्ता बढ़ाने के लिए और जो ट्रेनिंग है उसे अधिक गहन बनाने के लिए BEd और MEd की अवधि को 1 वर्ष से बढ़ाकर 2 वर्ष कर दिया गया। क्योंकि 1 साल में एक अच्छा परिपक्व शिक्षक तैयार करना लगभग असंभव था। सही कहा। और इसी आयोग ने ये भी दोहराया कि शिक्षा को सामान्य उच्च शिक्षा प्रणाली का हिस्सा होना चाहिए, इसे अलग थलग नहीं रखना चाहिए। ये वाकई एक बहुत बड़ा संस्थागत कदम था। अब तक हमने आयोगों की बात की, लेकिन नीतियां कैसे बदली? स्रोत का अगला हिस्सा ढांचागत क्रांति या स्ट्रक्चरल रेवोल्यूशन के बारे में है। ये नीतियों का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। इसमें 1968 और 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों का विस्तार से जिक्र है।
1968 की नीति में एक बहुत ही खूबसूरत पंक्ति लिखी है। मैं उद्धृत करता हूँ, शिक्षा की गुणवत्ता तय करने वाले सभी कारकों में शिक्षक निस्संदेह सबसे महत्वपूर्ण हैं। ये पंक्ति अपने आप में बहुत गहरी है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या जमीन पर कोई वास्तविक बड़ा बदलाव हुआ था? देखिए, 1968 की नीति मुख्य रूप से जो कुठारी आयोग के विचार थे, उन्हें वैधानिक या कानूनी रूप देने का एक प्रयास थी। इसने शिक्षकों के वेतन, उनके सम्मान और उनकी सेवा शर्तों के लिए पहली बार एक कानूनी और नीतिगत आधार तैयार किया। मतलब एक तरह से नीतियां कागजों पर मजबूत हुई। हाँ, लेकिन आपने सही कहा, असली संस्थागत क्रांति यानी जिसे श्रोता में स्ट्रक्चरल रेवोल्यूशन कहा गया है, वो 1986 के राष्ट्रीय शिक्षा नीति और 1992 के प्रोग्राम ऑफ एक्शन, जिसे पीओए कहते हैं, उसके साथ आई। इसमें क्या ऐसा बड़ा बदलाव हुआ जिसे क्रांति कहा गया? इसमें एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट यानी एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव हुआ। ये मान लिया गया कि एक शिक्षक का निर्माण कभी खत्म नहीं होता। ये एक निरंतर जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। यानी प्री सर्विस जो नौकरी से पहले की ट्रेनिंग है और इन सर्विस जो नौकरी के दौरान की ट्रेनिंग है, उन्हें अब अलग अलग नहीं देखा गया। बिल्कुल, उन्हें दो अलग अलग हिस्सों में नहीं बल्कि एक ही निरंतरता में, एक कंटिन्यूम में देखा जाने लगा। स्रोत सामग्री इस बदलाव को जमीन पर लागू करने के लिए एक त्रिस्तरीय प्रणाली या जिसे होली ट्रिनिटी कहा गया है, उसका जिक्र करती है। बहुत से जो उम्मीदवार परीक्षा की तैयारी करते हैं वो इन तकनीकी शब्दों में उलझ जाते हैं, जैसे डाइट, सीटीई, आईएएसई। हाँ, ये एक्रोनिम्स अक्सर कंफ्यूज करते हैं। तो क्या हम इसे किसी आसान रोजमर्रा के उदाहरण से समझ सकते हैं? बिल्कुल, चलिए हम इसे स्वास्थ्य व्यवस्था या मेडिकल सिस्टम के उदाहरण से समझते हैं, जो हर किसी को आसानी से समझ आता है। इस त्रिस्तरीय प्रणाली का जो टियर 1 है वो है डाइट। डाइट यानी DIET, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट्स ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। डाइट मतलब जिले का प्राथमिक स्तर का क्लिनिक। तो फिर टियर 2 क्या है? टियर 2 में आते हैं CTE यानी कॉलेजेस ऑफ टीचर एजुकेशन। इसे आप एक तरह का सिटी अस्पताल मान सकते हैं, जहां थोड़ी अधिक विशेषज्ञता या स्पेशलाइजेशन होती है। अच्छा, तो ये किन के लिए था? इसके लिए पुराने और अच्छे बीएड कॉलेजों को अपग्रेड किया गया ताकि वे माध्यमिक स्कूलों यानी सेकेंडरी स्कूल्स के शिक्षकों को एक बेहतरीन और उच्च स्तर की ट्रेनिंग दे सकें। और सबसे ऊपरी स्तर यानी टियर 3 जो सबसे ऊपर है? टियर 3 में आते हैं IASE यानी इंस्टीट्यूट्स ऑफ एडवांस्ड स्टडी इन एजुकेशन। इसे आप शिक्षा क्षेत्र का एम्स या कोई बहुत बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट मान सकते हैं। ये कैसे बने? इन्हें बड़े विश्वविद्यालयों के शिक्षा विभागों को अपग्रेड करके बनाया गया। इनका काम बुनियादी ट्रेनिंग देना नहीं है, इनका काम है उच्च स्तरीय शोध करना, एमएड और पीएचडी कार्यक्रम चलाना और सबसे महत्वपूर्ण उन लोगों को तैयार करना जो डाइट और CTE में जाकर भावी शिक्षकों को पढ़ाएंगे। यानी ये शिक्षकों के भी शिक्षकों को, टीचर एजुकेटर्स को तैयार करने वाली शीर्ष संस्था है। एकदम सही। ये एनालॉजी तो इसे बहुत स्पष्ट कर देती है। डाइट प्राथमिक क्लिनिक, CTE सिटी अस्पताल और IASE सबसे बड़ा रिसर्च संस्थान। एक और महत्वपूर्ण बात जो 1986 की नीति से जुड़ी है वो ये है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी NCTE को 1993 में अंततः एक वैधानिक या स्टैट्यूटरी दर्जा प्राप्त हुआ। जी, ये उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा और जरूरी तथ्य है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठते हैं। इसे हमेशा याद रखना चाहिए। खैर, 1986 की इस संरचना ने दशकों तक बेहतरीन काम किया, लेकिन समय बदलता है, जरूरतें बदलती हैं और इसी के साथ हम आधुनिक दौर में प्रवेश करते हैं। मास्टर गाइड का अंतिम और सबसे बड़ा हिस्सा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर केंद्रित है। हाँ, NEP 2020 ये सबसे बड़ा बदलाव है। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे पूरी व्यवस्था को ही फिर से एक नए सांचे में ढाला जा रहा है। नोट्स में 2030 मैंडेट यानी 2030 का लक्ष्य नाम का एक शब्द बार बार आ रहा है। ये मैंडेट क्या है? NEP 2020 असल में कोठारी आयोग के उसी एकीकरण या इंटीग्रेशन के सपने को अपने अंतिम और सबसे बड़े रूप में लागू करने का प्रयास है।
2030 मैंडेट बहुत ही स्पष्ट और बहुत सख्त है। क्या कहता है ये मैंडेट? ये कहता है कि वर्ष 2030 तक शिक्षण के पेशे में प्रवेश करने के लिए जो न्यूनतम शैक्षिक योग्यता होगी वो केवल 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री होगी। और यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि ये डिग्री केवल बहुविषयक संस्थानों या मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस में ही दी जाएगी। संस्थान मतलब जो सामान्य विश्वविद्यालय या कॉलेज हैं जहां आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स की पढ़ाई होती है, वहीं शिक्षा विभाग भी होगा? बिल्कुल उसी कैंपस के अंदर। इसका मतलब तो ये हुआ कि वो स्टैंड अलोन कॉलेज जिनके बारे में हमने अभी कुछ देर पहले बात की थी कि वे बस डिग्री बांटने की फैक्ट्रियां बन गए थे, उनके दिन अब पूरी तरह से खत्म होने वाले हैं। एकदम सही। या तो उन स्टैंड अलोन कॉलेजों को 2030 तक खुद को एक बहुविषयक संस्थान में बदलना होगा, कई और विषय जैसे आर्ट्स या साइंस शुरू करने होंगे, या फिर उन्हें पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। ये तो बहुत बड़ा कदम है। जी। अब एक शिक्षक केवल शिक्षा शास्त्र की 4 दीवारों के बीच रहकर तैयार नहीं होगा। वो उसी कैंपस में अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान और विज्ञान के छात्रों के साथ उठेगा बैठेगा। इससे उसका जो नजरिया है वो बहुत बहुत व्यापक होगा। लेकिन एक सवाल उठता है, अगर 2030 तक 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स ही मुख्य रास्ता होगा तो क्या अन्य सारे विकल्प पूरी तरह से बंद हो जाएंगे? मान लीजिए कोई छात्र सामान्य ग्रेजुएशन कर चुका है और फिर उसका मन शिक्षक बनने का करता है, तो उसके लिए क्या विकल्प हैं? स्रोत सामग्री कुछ पाथवेज की भी बात करती है। नीति निर्माताओं ने इसका भी बहुत अच्छे से ध्यान रखा है। 4 वर्षीय कोर्स निश्चित रूप से मुख्यधारा होगा, लेकिन विशिष्ट परिस्थितियों के लिए 2 और वैकल्पिक रास्ते खुले रहेंगे। अच्छा, वो 2 रास्ते कौन से हैं? पहला है 2 वर्षीय बीएड, जो केवल उन उम्मीदवारों के लिए होगा जिन्होंने पहले से ही किसी भी विषय में 3 साल की सामान्य बैचलर डिग्री पूरी कर ली है। और दूसरा एक बहुत ही नया विकल्प है 1 वर्षीय बीएड। 1 वर्षीय बीएड ये किसके लिए है? ये केवल उन विशिष्ट छात्रों के लिए होगा जिन्होंने या तो नई प्रणाली के तहत 4 वर्षीय बहुविषयक बैचलर डिग्री प्राप्त कर ली है, या फिर उनके पास किसी विषय में मास्टर्स डिग्री है। यानी रास्ते बंद नहीं है, बस उन्हें गुणवत्ता के साथ सुव्यवस्थित कर दिया गया है। समझ गया। अब यहाँ मुझे आपसे कुछ ऐसे तकनीकी शब्दों को डिकोड करने के लिए कहना होगा जो नोट्स के अंतिम हिस्से में भरे हुए हैं, जैसे सीपीडी, एनपीएसटी और एनसीएफटी। सुनने में ये किसी तकनीकी कंपनी के कोड जैसे लगते हैं। हाँ, ये एक्रोनिम्स अक्सर उम्मीदवारों को डराते हैं। तो आज के एक वास्तविक शिक्षक के जीवन में, मान लीजिए एक आम स्कूल टीचर के नजरिए से, इस 50 घंटे के सीपीडी का असल में क्या मतलब है? ये उसकी जिंदगी कैसे बदलेगा? ये बहुत ही व्यावहारिक सवाल है। सीपीडी का मतलब है कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, यानी सतत व्यावसायिक विकास। याद कीजिए, हमने मुदलियार आयोग के एक्सटेंशन सर्विस की बात की थी। हाँ, वो सॉफ्टवेयर अपडेट वाला उदाहरण। बिल्कुल, सीपीडी उसी का एक आधुनिक, बहुत सख्त और संस्थागत रूप है। एनईपी 2020 के तहत हर शिक्षक, चाहे वो कितनों भी वरिष्ठ क्यों न हो, उसके लिए हर साल कम से कम 50 घंटे का सीपीडी पूरा करना अनिवार्य है। तो इन 50 घंटों में वे क्या सीखते हैं? इसमें वे नवीनतम शिक्षण पद्धतियों, नई तकनीकों जैसे कि एआई का कक्षा में उपयोग कैसे करें, या बाल मनोविज्ञान की जो नई रिसर्च है उसके बारे में वर्कशॉप ले सकते हैं। ये सुनिश्चित करता है कि एक शिक्षक का ज्ञान कभी पुराना ना पड़े, वो हमेशा अपडेटेड रहे। ये तो बहुत जरूरी है आज के तेजी से बदलते दौर में। और ये एनपीएसटी क्या है? एनपीएसटी का अर्थ है नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स। ये किस लिए बनाया गया? ये पूरे देश में शिक्षकों की भूमिका, उनके प्रदर्शन के मानक और उनके मूल्यांकन को तय करने का एक राष्ट्रीय ढांचा है। यानी अब जो पदोन्नति है या जो मूल्यांकन है वो केवल वरिष्ठता के आधार पर नहीं, बल्कि इन तय मानकों के आधार पर होगा। मतलब सिर्फ उम्र या अनुभव नहीं, आपकी क्षमता और प्रदर्शन भी मायने रखेगा। एकदम। और इन सभी आधुनिक बदलावों को जो बीएड और एमएड का सिलेबस है उसमें उतारने के लिए ही एनसीटीई को एक नया करिकुलम बनाने का काम सौंपा गया है, जिसे एनसीएफटी 2021 कहा गया है, यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन। तो अगर हम इस पूरे ऐतिहासिक सफर को एक धागे में पिरोएं
तो ये वाकई एक बहुत लंबी और रोचक यात्रा रही है। हमने 1948 के राधाकृष्णन आयोग से शुरुआत की, जहां ट्रेनिंग केवल किताबों में सिमटी थी। जी, और फिर 1952 का मुदलियार आयोग आया। हाँ, जिसने इन सर्विस ट्रेनिंग के लिए एक्सटेंशन सर्विस का एक बहुत जरूरी बीज बोया। फिर 1964 के कोठारी आयोग ने अलगांव जैसी गंभीर बीमारी को पहचाना और कॉम्प्रिहेंसिव कॉलेज का एक शानदार समाधान दिया। और उसके बाद नीतियों का दौर आया। बिल्कुल, 1986 की नीति ने डाइट, सीटीई और आईएससी की वो बेहतरीन त्रिस्तरीय संरचना खड़ी की, जिसे हमने स्वास्थ्य व्यवस्था के उदाहरण से समझा। और बीच में जस्टिस वर्मा कमीशन ने गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए स्टैंड अलोन कॉलेजों पर सख्ती की, जो अंततः एनईपी 2020 के 2030 मैंडेट और 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स में जाकर अपने चरम पर पहुंचता है। आपने इस पूरी यात्रा का बहुत ही सटीक और बेहतरीन संक्षेप किया है, और जो उम्मीदवार उच्च शिक्षा या असिस्टेंट प्रोफेसर जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें इन तथ्यों को सिर्फ रटना नहीं है। हाँ, रटने से तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। बिल्कुल, उन्हें ये समझना होगा कि हर आयोग, हर नीति उस समय की किसी विशेष समस्या का समाधान थी। डाइट का निर्माण क्यों हुआ या 50 घंटे का सीपीडी क्यों लाया गया, इसके पीछे के वैचारिक आधार को समझना ही परीक्षा में सफलता की कुंजी है। शिक्षक शिक्षा का यह इतिहास दरअसल भारत के बौद्धिक विकास और समाज निर्माण का ही इतिहास है। ये एक बहुत ही शानदार और प्रेरित करने वाला निष्कर्ष है। अब जब हम इस चर्चा के बिल्कुल अंत पर आ गए हैं, तो इन सभी स्रोतों और जानकारियों को खंगालने के बाद श्रोताओं के लिए एक बहुत ही गहरा सवाल ज़हन में आता है। एनईपी 2020 के तहत अब शिक्षक शिक्षा को पूरी तरह से सामान्य बहुविषयक विश्वविद्यालयों का हिस्सा बनाया जा रहा है। जी, 2030 का मैंडेट यही कहता है। तो क्या अन्य सभी विषयों की उस भारी भीड़ में एक शिक्षक की वो जो विशिष्ट और समर्पित पहचान है, क्या वो कहीं खो तो नहीं जाएगी, जो पुराने अलग थलग लेकिन एकाग्र ट्रेनिंग कॉलेजों में बनती थी? ये एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। या फिर इससे विपरीत ये बहुविषयक एकीकरण अंततः शिक्षण के पेशे को समाज में वो बौद्धिक सम्मान और व्यापक नजरिया दिलाएगा जिसका वो हमेशा से हकदार रहा है? ये एक ऐसा विचारोत्तेजक प्रश्न है जिसका जवाब भविष्य के शिक्षकों को खुद ही तय करना होगा। आज के इस गहन विश्लेषण में हमारा साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार किसी और विषय की गहराई में उतरेंगे। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जिसने हम सबके जीवन को किसी न किसी रूप में आकार जरूर दिया है। मतलब हम बात कर रहे हैं शिक्षक शिक्षा यानी टीचर एजुकेशन की। आज हमारे पास स्रोत के रूप में यूजीसी नेट और उच्च शिक्षा परीक्षाओं से जुड़े कुछ बेहद महत्वपूर्ण दस्तावेज और स्लाइड्स हैं। आमतौर पर यह सामग्री उन लोगों के लिए होती है जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, पर इसमें जो जानकारी है वो किसी को भी हैरान कर सकती है। हाँ बिल्कुल, और इस विषय की गहराई वाकई में बहुत रोचक है। आज के इस गहरे विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य यानी हमारा मिशन यही है कि हम इस पूरी प्रक्रिया को उसकी तह तक जाकर समझें। देखें कि एक शिक्षक की भूमिका बच्चों की बढ़ती उम्र के साथ कैसे पूरी तरह से बदल जाती है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम समझेंगे कि शिक्षण को एक औपचारिक पेशा यानी एक फॉर्मल प्रोफेशन बनाने के पीछे का पूरा तंत्र क्या है। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि अक्सर लोग यही सोचते हैं कि जिसको अपने विषय का अच्छा ज्ञान है वो एक अच्छा शिक्षक बन सकता है। पर स्रोत ये बिल्कुल साफ कर देते हैं कि शिक्षण सिर्फ पढ़ाना नहीं है, बल्कि एक सटीक विज्ञान और मनोविज्ञान का मिश्रण है। इन दस्तावेजों में शिक्षण के मैट्रिक्स का जिक्र है, जहां अलग अलग स्तर पर पढ़ाने के तरीके बिल्कुल अलग होते हैं। तो अगर हम सबसे पहले प्रारंभिक स्तर यानी एलिमेंट्री लेवल पर नजर डालें, जहां उम्र 6 से 14 साल के बीच होती है, तो वहां मुख्य चुनौतियां क्या होती हैं? वहां सबसे बड़ी चुनौती ये समझना है कि शिक्षा का कोई वन साइज फिट्स ऑल मॉडल नहीं होता, यानी जो सब पर लागू हो सके। प्रारंभिक स्तर पर पूरा ध्यान चाइल्ड साइकोलॉजी या बाल मनोविज्ञान पर केंद्रित होता है। इस उम्र में जो सबसे मुख्य लक्ष्य है उसे FLN कहा गया है, यानी फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। इसका मतलब बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान से है। सही कहा। बच्चों को पढ़ना लिखना और बुनियादी गणित आना ही चाहिए, क्योंकि अगर ये नींव कमजोर रह गई तो आगे की पूरी शिक्षा धर्मशाही हो जाएगी।
तो इस नींव को मजबूत करने के लिए क्लास में किस तरह भी तकनीक इस्तेमाल होती है? क्योंकि मुझे याद है बचपन में तो बस ब्लैक बोर्ड से कॉपी करने को कह दिया जाता था, लेकिन आज के दस्तावेज एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग यानी गतिविधि आधारित सीखने की बात करते हैं। हाँ, स्रोत इस बात को लेकर बिल्कुल स्पष्ट है कि बचपन में सीखना खेल खेल में होना चाहिए। हाथ से कुछ बनाना या कहानियां सुनना, इन सब के पीछे एक महत्वपूर्ण कोशिश होती है, एक सहानुभूतिपूर्णक यानी एम्पैथेटिक माहौल बनाना। एक शिक्षक को बच्चों के साथ ऐसा रिश्ता बनाना होता है जहां उन्हें भावनात्मक सुरक्षा मिल सके, ताकि बच्चा डर के मारे चुप ना बैठा रहे और सवाल पूछने से डरे नहीं। बिल्कुल। अगर क्लास में डर का माहौल होगा तो बच्चे का दिमाग सीखने के बजाय फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाएगा। ये बात सच में सोचने पर मजबूर करती है। लेकिन जैसे ही हम अगले स्तर पर बढ़ते हैं, यानी माध्यमिक स्तर या सेकेंडरी लेवल, जहां उम्र 14 से 18 साल के बीच होती है, तो अचानक से सब कुछ बदल जाता है। खेल कूद की जगह करियर और बोर्ड एग्जाम्स की बातें आने लगती हैं। यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये कि यहाँ छात्र अब बच्चे नहीं रहे, वो किशोर यानी एडोलेसेंस बन चुके हैं। इन स्रोत सामग्रियों में साइकोलॉजी के एक बेहद प्रसिद्ध विश्लेषक स्टैनली हॉल के कॉन्सेप्ट का जिक्र है, जिसे स्टॉर्म एंड स्ट्रेस कहा जाता है, यानी तूफान और तनाव का काल। इस उम्र में आइडेंटिटी क्राइसिस या पहचान का संकट सबसे बड़ी समस्या होती है। हाँ, मतलब उनके दिमाग में चल रहा होता है कि मैं कौन हूँ या मेरा भविष्य क्या होगा। सही पकड़ा, ये सब उनके दिमाग में एक साथ चल रहा होता है और शारीरिक बदलाव भी हो रहे होते हैं। सुनकर ही लग रहा है कि ऐसी क्लास को संभालना कितना मुश्किल होता होगा। एक तरफ उनका आइडेंटिटी क्राइसिस चल रहा है और दूसरी तरफ उन्हें अचानक से फिजिक्स और केमिस्ट्री के जटिल फॉर्मूले पढ़ने पड़ रहे हैं। ऐसे में एक शिक्षक इन दोनों चीजों के बीच तालमेल कैसे बिठाता है? दस्तावेजों में एक टर्म बार बार आया है, पीसीके। ये क्या बीमारी है? बीमारी नहीं, ये तो समाधान है। पीसीके यानी पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज। इसे आप टीचिंग एप्टीट्यूड की दुनिया का सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट मान सकते हैं, जिसे ली शुल्मन ने पेश किया था। देखिए, किसी जटिल विषय को खुद जानना एक बात है, जिसे कंटेंट नॉलेज कहते हैं, और पढ़ाने के तरीके आना वो पेडागोजिकल नॉलेज है। पीसीके इन दोनों का बेहतरीन संगम है। तो उदाहरण के लिए अगर कोई क्वांटम फिजिक्स का गोल्ड मेडलिस्ट है, तो जरूरी नहीं कि वो एक अच्छा शिक्षक बन जाए। बिल्कुल नहीं। उस मुश्किल विषय को उन किशोरों की मानसिकता को समझते हुए उन्हें आसानी से समझा पाना ही पीसीके है। एक 16 साल के बच्चे को बोर किए बिना और उसके तूफानों तनाव को झेलते हुए पढ़ाना अपने आप में एक बड़ी कला है। यहाँ पर शिक्षक को वोकेशनल गाइडेंस यानी व्यावसायिक मार्गदर्शन की भी जरूरत पड़ती है। हाँ, क्योंकि छात्रों को ये तय करना होता है कि वो आगे साइंस लेंगे या कॉमर्स। साथ ही यहाँ मूल्यांकन के तरीके भी बदल जाते हैं। जैसे CCE यानी कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का इस्तेमाल होता है, जिसपे स्रोत काफी जोर देते हैं। हाँ, CCE का पूरा उद्देश्य ही ये था कि बच्चों पर से एक आखिरी बोर्ड एग्जाम का दर कम किया जाए और उनकी साल भर की गतिविधियों का मूल्यांकन हो। हालांकि जब यही छात्र स्कूल से निकलकर उच्च शिक्षा यानी कॉलेज लेवल पर पहुंचते हैं, तो मनोविज्ञान एक बार फिर नया मोड़ लेता है। यहाँ स्रोत एंड्रोगोजी का जिक्र करते हैं। एंड्रोगोजी ये पेडागोजी से कैसे अलग है? पेडागोजी बच्चों को पढ़ाने का विज्ञान है, जबकि एंड्रोगोजी का मतलब है अडल्ट लर्निंग यानी वयस्कों को सिखाने का विज्ञान। इसे मैल्कम नोल्स ने बहुत अच्छे से समझाया था। वयस्क सीखने के लिए खुद प्रेरित या सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं। उन्हें व्यवहारिक ज्ञान चाहिए होता है, ताकि वो जान सकें कि जो थ्योरी वो आज पढ़ रहे हैं, कल ऑफिस में उसका क्या उपयोग होगा। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि कॉलेज में आते आते एक शिक्षक सिर्फ एक इंस्ट्रक्टर या अनुदेशक नहीं रह जाता। वो बस आकर लेक्चर देकर चला नहीं जाता। वो एक फैसिलिटेटर और मेंटोर बन जाता है, जो छात्रों को खुद सीखने के रास्ते दिखाता है। सही कहा। और एक स्टेयर और ऊपर जाए तो स्रोत बताते हैं कि वो एक रिसर्चर यानी शोधकर्ता भी बन जाता है, जो नए पाठ्यक्रम बनाता है। इस विशाल भूमिका को देखकर ही स्रोत सामग्री में एक लंगा विमर्श दिया गया है कि क्या शिक्षण सच में एक पूरा पेशा यानी एक प्रोफेशन है? ये सच में एक चुभने वाला पर बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। डॉक्टर्स या इंजीनियर्स को तो कोई भी बिना सोचे प्रोफेशन मान लेता है, पर टीचिंग के बारे में समाजशास्त्री क्या कहते हैं?
समाजशास्त्रियों का मानना है कि भारत में शिक्षण इस वक्त एक इमर्जिंग प्रोफेशन या सेमी प्रोफेशन की स्थिति में है। किसी भी काम को एक सच्चा पेशा कहलाने के लिए 4 मुख्य स्तंभों यानी पिलर्स की जरूरत होती है। पहला है स्पेशलाइज्ड नॉलेज, यानी विशिष्ट ज्ञान। इसका मतलब कि कोई भी आम व्यक्ति उठ के क्लास में नहीं जा सकता। उसके पास बीएड या यूजीसी नेट जैसी कड़ी औपचारिक ट्रेनिंग होनी चाहिए। बिल्कुल। दूसरा स्तंभ है कोड ऑफ एथिक्स। एक शिक्षक को अपने छात्रों और समाज के प्रति बेहद जिम्मेदार और नैतिक होना पड़ता है। तीसरा स्तंभ सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है और वो है ऑटोनॉमी यानी स्वायत्तता। स्वायत्तता से मतलब ये है ना कि एक शिक्षक को अपने विषय को पढ़ाने के तरीके और मूल्यांकन चुनने की आजादी मिलनी चाहिए। अगर हर दिन मैनेजमेंट बताएगा कि कैसे पढ़ाना है तो वहां पीसीके की तो कोई जगह ही नहीं बचेगी। एकदम सही। ऑटोनॉमी एक प्रोफेशन की असली पहचान है। और चौथा अहम स्तंभ है प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस यानी व्यावसायिक संगठन जो नियम तय करते हैं और अधिकारों की रक्षा करते हैं। और जब हम इन संगठनों की बात करते हैं तो सच कहूं तो स्रोत पढ़ते हुए ऐसा लगा जैसे किसी अल्फाबेट्स के समुंदर में डूब गए हों। एनसीटी, यूजीसी, फिर एआईएफसीओटी, एआईएफईए, इतने सारे एक्रोनिम्स हैं कि कोई भी आसानी से कंफ्यूज हो सकता है। इनको थोड़ा आसान भाषा में तोड़ना जरूरी है। अगर हम इसको बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो इनको हम मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला हिस्सा है रेगुलेटरी बॉडीज का, यानी वो संस्थाएं जो स्टैंडर्ड तय करती हैं। इसमें एनसीटी जो स्कूल शिक्षकों के लिए नियम बनाती है और यूजीसी जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज के लिए स्टैंडर्ड तय करती है। तो ये दोनों गेट कीपर हुए, नियम बनाने वाले। पर फिर बाकी नाम किसके हैं? जैसे AIFCUTO। ये दूसरा हिस्सा है जिसे हम टीचर्स एसोसिएशंस कहते हैं। ये यूनियन की तरह काम करते हैं। AIFCUTO उच्च शिक्षा के शिक्षकों की सबसे बड़ी आवाज है जो उनके अधिकारों के लिए लड़ती है और स्कूल शिक्षकों के लिए AIFEA है। ये अंतर अब बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। एक तरफ नियम बनाने वाले और दूसरी तरफ उन नियमों में शिक्षकों के हितों की रक्षा करने वाले। लेकिन जब बात इन नियमों की आती है तो इसका सबसे डायरेक्ट असर वहां दिखता है जब टीचर का खुद का मूल्यांकन होता है। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। शिक्षकों को आखिर मार्क्स कौन देता है? आमतौर पर हम सोचते हैं कि टीचर तो बस मार्क्स देता है, पर आधुनिक मूल्यांकन अब मल्टी डायरेक्शनल यानी बहुदिशात्मक हो गया है। इसमें सेल्फ अप्रेजल यानी खुद का मूल्यांकन और पीयर अप्रेजल जहां साथी प्रोफेसर्स काम को परखते हैं वो शामिल है, और तीसरा है स्टूडेंट इवैल्यूएशन। वहीं पर मैं आने वाला था। स्टूडेंट इवैल्यूएशन सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना कि बच्चे अपनी टीचर को मार्क्स देंगे, पर स्रोत बताते हैं कि उच्च शिक्षा में अब छात्रों द्वारा गुप्त रूप से यानी एनोनिमसली फीडबैक देना अनिवार्य हो गया है। हाँ, ये अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने का तरीका है और इसी अकाउंटेबिलिटी को नंबर में बदलने के लिए स्रोत में यूजीसी के 2 खास कॉन्सेप्ट हैं, पीबीएस और एपीआई। पीबीएस यानी परफॉर्मेंस बेस्ड अप्रेजल सिस्टम, और इसमें जो स्कोर बनता है उसे एपीआई कहते हैं यानी एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर। मैंने पढ़ा कि ये एपीआई स्कोर किसी गेम के पॉइंट्स जैसा लगता है। अगर असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर बनना है जिसे CAS कहते हैं तो पॉइंट्स जमा करने होंगे। हाँ, इसमें अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। पढ़ाने के घंटे देखे जाते हैं, एडमिन ड्यूटीज देखी जाती हैं और सबसे अहम होती है रिसर्च पेपर्स और किताबें। इन सब को मिलाकर एपीआई स्कोर बनता है। ये तो उच्च शिक्षा की बात हो गई, लेकिन स्रोत NEP 2020 के तहत आए एक और बदलाव की बात करते हैं, UNPST, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स। ये स्कूल शिक्षा के लिए एक पैराडाइम शिफ्ट है। पहले हर राज्य का अपना अलग इवैल्यूएशन था, पर अब पूरे देश में स्कूल शिक्षकों को एक समान मानक पर परखा जाएगा। ये वाकई एक अच्छी कोशिश है, लेकिन इससे एक सवाल निकल कर आता है कि दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, नए सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं, ऐसे में एक शिक्षक खुद को अपडेट कैसे रखता है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। इसका जवाब स्रोत में CPD यानी कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट्स के रूप में दिया गया है। यूजीसी इसे हेविली फंड करता है और यहाँ NEP 2020 का एक नया अपडेट आया है। पहले जो UGC HRDs थे उनका नाम बदलकर अब MMTCs
यानी मलाविया मिशन टीचर ट्रेनिंग सेंटर्स कर दिया गया है। हाँ, और इन MMTs में 3 मुख्य प्रोग्राम चलाए जाते हैं। ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स जो बिल्कुल नए आए असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए होते हैं और 3 से 4 हफ्ते चलते हैं। इनमें जनरल पॉलिसीज सिखाई जाती हैं। और दूसरा है रिफ्रेशर कोर्सेज जो अनुभवी शिक्षकों के लिए होते हैं अपने विषय में अपडेट रहने के लिए। और तीसरा है FDPs यानी फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो किसी नए स्किल जैसे SPSS सॉफ्टवेयर सीखने के लिए होते हैं और 1 हफ्ते के होते हैं। अगर इस पूरी गहरी चर्चा को अब हम समेटने की कोशिश करें तो इन दस्तावेजों से एक बात बिल्कुल साफ है, एक शिक्षक की यात्रा कभी खत्म नहीं होती। बाल मनोविज्ञान और FLN से लेकर किशोरों के PCK को संभालने और फिर वयस्कों के लिए अंड्रागोजी के तहत शोधकर्ता बनने तक शिक्षण एक बेहद गतिशील पेशा है। और जो अधिकारों की लड़ाई या API और NPST जैसे मूल्यांकन के तरीके हैं, ये सब प्रमाणित करते हैं कि शिक्षा प्रणाली तेजी से बदल रही है। ऐसा कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि एक बेहतरीन शिक्षक बनना अपने आप में एक अलग विज्ञान है। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले इस विश्लेषण से ही उपजा एक गहरा सवाल जरूर उठाना चाहिए। जब आज एक शिक्षक इंस्ट्रक्टर से आगे बढ़कर एक फैसिलिटेटर और मेंटर बन चुका है, तो आने वाले दशक में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब कुछ बिल्कुल सटीक तरीके से पढ़ा सकने में सक्षम हो जाएगा, तो इस टीचर एजुकेशन मैट्रिक्स का क्या होगा? क्या तब शिक्षक को सिर्फ भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक रूप से बच्चों को संभालने की ट्रेनिंग दी जाएगी? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस गहरे विश्लेषण में बस इतना ही। आज की इस गहन चर्चा में आपका स्वागत है। आज हमारी मेज पर जो नोट्स और रिसर्च पेपर्स का ढेर है ना, वो खास तौर पर शिक्षक शिक्षा मतलब टीचर एजुकेशन पर केंद्रित है। बिल्कुल, और ये एक ऐसा विषय है जो किसी भी टीचिंग एग्जाम का बेस होता है। हाँ, खास तौर पर अगर हम UGC नेट एजुकेशन, JRF और UPHESC असिस्टेंट प्रोफेसर जैसी परीक्षाओं की बात करें, ये सभी मटेरियल उनके यूनिट 10 पर आधारित एक बेहद सटीक रिवीजन डेक से लिया गया है। सही कहा। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि हमारा लक्ष्य सिर्फ तथ्यों को रटना नहीं है। वही तो। अगर हम हाल के वर्षों के एग्जाम पैटर्न को देखें तो अब सीधे सवाल आना लगभग बंद हो गए हैं। हाँ, अब सारा खेल वो असर्शन, रीजनिंग और मैच द फॉलोइंग वाले सवालों का है, जहां आपको फंसाया जाता है। एकदम। इसलिए हमें इसकी पूरी प्रणाली, इसकी एजेंसीज और सिस्टम की जड़ों में जो गहरी समस्याएं हैं, उनके पीछे के असली कारणों को समझना होगा। जब तक वो क्यों समझ नहीं आएगा ना, तब तक क्या याद रखने का कोई फायदा नहीं है। और यही वैचारिक स्पष्टता दरअसल वो गेम चेंजर साबित होती है जो किसी उम्मीदवार को सिर्फ पास होने से बचाकर सीधे टॉप करने तक ले जाती है। तो चलिए बिना कोई समय बर्बाद किए, ठीक है, आइए इसे खोल कर समझते हैं। बिल्कुल, शुरू करते हैं। शुरुआत एक ऐसे विचार से करते हैं जिसने नोट्स पढ़ते समय मुझे सच में थोड़ा सोचने पर मजबूर कर दिया। मतलब हम अक्सर सोचते हैं कि B.Ed या DLED की डिग्री ली और बस बन गए टीचर। हाँ, ये एक बहुत आम धारणा है। लेकिन नोट्स का पहला ही पन्ना कहता है कि ये कोई एक डिग्री का मामला नहीं है, ये जन्म से लेकर रिटायरमेंट तक चलने वाली एक जीवन भर की प्रक्रिया है, एक निरंतर सफर है। ये एक बहुत ही सटीक और गहरा ऑब्जर्वेशन है। शिक्षा शास्त्र में इसे एक कंटिन्यूम यानी एक निरंतरता माना गया है। ये पेशा सच कहूं तो नौकरी शुरू करने से पहले शुरू हो जाता है और रिटायरमेंट के आखिरी दिन तक चलता है। इसके 4 अलग-अलग चरण भी बताए गए हैं। हाँ, इसके 4 बहुत ही स्पष्ट चरण होते हैं। पहला है प्री सर्विस, जिसे हम सेवा पूर्व कहते हैं, जो एक बुनियादी नींव की तरह काम करता है, जहां आप टीचिंग के बेसिक्स सीखते हैं। बिल्कुल। दूसरा है इंडक्शन या ओरिएंटेशन, जब कोई इस पेशे में नया नया कदम रखता है और सिस्टम के साथ अपना तालमेल बिठाता है। तीसरा है इन सर्विस या सेवाकालीन, जो नौकरी के दौरान लगातार विकास के लिए होता है। और चौथा करियर एडवांसमेंट का होता है, जहां प्रमोशन और आगे बढ़ने की बातें आती हैं। सही पकड़ा। एग्जाम स्ट्रैटेजी के लिहाज से अगर देखें तो ये चारों चरण बहुत क्रिटिकल हैं। मैंने पिछले सालों के पेपर्स में देखा है कि परीक्षक अक्सर इन पर सिचुएशनल सवाल बनाते हैं। हाँ, जैसे वो एक काल्पनिक स्थिति दे देंगे कि एक शिक्षिका को 15 साल पढ़ाने के बाद एक नई डिजिटल तकनीक सीखने के लिए भेजा गया है, और फिर पूछेंगे कि ये इनमें से किस चरण का हिस्सा है। हाँ, वहाँ लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए हर चरण के मूल उद्देश्य को समझना जरूरी है।
अगर हम पहले चरण की बात करें यानी प्री सर्विस टीचर एजुकेशन की, तो ये पूरी तरह से रोजगार से पहले का प्रशिक्षण है। बिल्कुल। इसका मूल लक्ष्य छात्राध्यापकों के भीतर एकेडमिक ज्ञान, बच्चों के मनोविज्ञान की समझ और बुनियादी शिक्षण कौशल का निर्माण करना है। जैसे कि जो लोग बीएड या डीएलएड, बीपीएड करते हैं, या जो आजकल 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड चल रहा है। हाँ, वही सब। और नोट्स में यहाँ प्रैक्टिकम शब्द पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। प्रैक्टिकम यहाँ का सबसे बड़ा कीवर्ड है और यहाँ एक बड़ा कॉन्सेप्ट भी छिपा है जिस पर ध्यान देना चाहिए। ये चरण ना बहुत ज्यादा रेगुलेटेड होता है। रेगुलेटेड मतलब इसमें नियम बहुत सख्त होते हैं। हाँ, और प्रैक्टिकम का मतलब है असली क्लासरूम में जाकर पढ़ाना। जैसे माइक्रो टीचिंग होती है और इंटर्नशिप होती है, इसके बिना थ्योरी का कोई मतलब नहीं रह जाता। और अगर हम इन एजेंसीज की बात करें जो इन्हें रेगुलेट करती हैं, तो राष्ट्रीय स्तर पर एनसीटीई सबसे प्रमुख एजेंसी है। बिल्कुल, एनसीटीई ही सारे मानक तय करती है और इसके अलावा प्रारंभिक शिक्षा के स्तर पर हर जिले में डाइट्स जैसी एजेंसीज इस नींव को मजबूत करने का काम करती हैं। हाँ, डाइट्स का रोल प्राइमरी एजुकेशन में बहुत बड़ा है और इन कोर्सेज की थ्योरी में कंस्ट्रक्टिविज्म यानी रचनावाद जैसी चीजें सिखाई जाती हैं। हाँ। अच्छा, यहाँ एक सेकंड रुकते हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म मतलब वो तरीका जहाँ बच्चे खुद प्रयोग करके अपने अनुभव से सीखते हैं, बजाय इसके कि टीचर सिर्फ सामने खड़ा होकर लेक्चर दे और बच्चे चुपचाप सुने। राइट? एकदम सही। कंस्ट्रक्टिविज्म यही कहता है कि शिक्षक केवल ज्ञान थोपने वाला नहीं, बल्कि एक सुविधादाता या फैसिलिटेटर बन जाता है। प्री सर्विस शिक्षा में यही आधुनिक मानसिकता विकसित करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, तो ये तो हो गई नौकरी मिलने से पहले की बात, जहां फाउंडेशन बन गया। लेकिन जो बात मुझे थोड़ी उलझाने वाली लगी वो है सेवाकालीन या इन सर्विस शिक्षा का कॉन्सेप्ट। उसमें क्या उलझन लगी? मतलब जब किसी को नौकरी मिल गई, वो एक पक्का सरकारी या प्राइवेट टीचर बन गया, तो फिर उसे दोबारा क्लासरूम में बैठाकर क्यों पढ़ाना? नोट्स में इसे कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट या सीपीडी कहा गया है। ये सवाल आना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन इसका जवाब हमारी बदलती हुई दुनिया में छिपा है। जरा सोचिए, जो सिलेबस या पढ़ाने का तरीका आज से 10 साल पहले था, क्या वो आज रेलेवेंट है? नहीं, बिल्कुल पूरी तरह से आउटडेटेड हो चुका है। बस वही बात है। नई तकनीकें आ गई हैं, जैसे आईसीटी यानी डिजिटल टूल्स का उपयोग। अगर एक शिक्षक खुद को अपडेट नहीं करेगा, तो वो अपने छात्रों को आने वाले कल के लिए कैसे तैयार कर पाएगा? हाँ, ये बात तो है। इसीलिए एनसीईआरटी, एससीईआरटी, प्रशासन और योजना देखने वाली एनआईपीए और उच्च शिक्षा में यूजीसी, एमएमटीसीज जैसी एजेंसीज साल भर ये इन सर्विस ट्रेनिंग चलाती रहती हैं। और यहीं पर हमारे नोट्स एक बहुत ही बड़ा फैक्ट सामने रखते हैं, जो सीधे तौर पर यूजीसी नेट या यूपीएचईएससी में एक एमसीक्यू बन सकता है। एनईपी 2020 ने इस दिशा में एक बहुत सख्त नियम लागू किया है। हाँ, एनईपी 2020 का वो 50 घंटे वाला नियम। बिल्कुल। इस नियम के तहत अब हर एक शिक्षक के लिए हर साल कम से कम 50 घंटे का सीपीडी अनिवार्य कर दिया गया है। लेकिन थोड़ी देर के लिए एक डेविल्स एडवोकेट बनते हैं। चलिए देखते हैं। 50 घंटे सुनने में तो बहुत क्रांतिकारी लगता है, लेकिन एक ग्राउंड रियलिटी सोचिए। एक टीचर जिसके पास पहले से ही चुनाव की ड्यूटी है, मिड डे मील का मैनेजमेंट है और दुनिया भर का प्रशासनिक काम है, क्या वो हर साल सच में 50 घंटे की ट्रेनिंग पूरी कर पाएगा, या ये बस कागजों पर फाइल्स में सिमट कर रह जाएगा? देखिए, आपकी चिंता पूरी तरह से वाजिब है। नीति निर्माताओं का जो विजन है वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है कि 50 घंटे का अपग्रेडेशन जरूरी है, लेकिन जमीनी स्तर पर इसको लागू करना सच में एक बड़ी चुनौती है। हाँ, उनके पास टाइम कहाँ है? हाँ, लेकिन इसको थोड़ा लचीला बनाने के लिए सरकार ने कई ऑनलाइन पोर्टल्स शुरू किए हैं, जैसे दीक्षा पोर्टल। इसका उपयोग इसलिए किया जा रहा है ताकि शिक्षक अपनी सुविधानुसार रात में या छुट्टी के दिन इसे पूरा कर सकें। ओह, अच्छा। एग्जाम्स के नजरिए से देखें तो ये 50 घंटे का आंकड़ा और सीपीडी का कॉन्सेप्ट असर्शन रीजनिंग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सीपीडी और इन सर्विस वाली बात तो क्लियर हो गई। अब जब हम नौकरी के दौरान ट्रेनिंग की बात कर ही रहे हैं, तो उच्च शिक्षा के स्तर पर 2 ऐसे शब्द आते हैं जो हमेशा कंफ्यूजन पैदा करते हैं। आप ओरिएंटेशन और रिफ्रेशर कोर्स की बात कर रही हैं। बिल्कुल। मैंने पहले भी देखा है कि पीवाईक्यूज में इन्हें आपस में ऐसे उलझा दिया जाता है कि अच्छे लोग गलत ऑप्शन टिक कराते हैं। इन दोनों के बीच वो स्पष्ट अंतर क्या है जिससे कैंडिडेट्स इन्हें आइडेंटिफाई कर सकें? अगर हम थोड़ा बारीकी से इनका विश्लेषण करें तो अंतर बिल्कुल साफ दिखता है। सबसे पहले ओरिएंटेशन कोर्स को समझते हैं।
ओरिएंटेशन का सीधा सा मतलब होता है दिशा दिखाना या परिचित कराना। मतलब सिस्टम से फेमिलियराइज करना। बिल्कुल, ये उन शिक्षकों के लिए होता है जो बिल्कुल नए नए भर्ती हुए हैं। जैसे अगर किसी की नई नई असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब लगी है, इस कोर्स का फोकस किसी एक विषय के गहरे शोध पर नहीं होता, बल्कि सामान्य जागरूकता पर होता है। ये बिल्कुल एक कॉर्पोरेट ऑनबोर्डिंग जैसा है। मतलब उन्हें बताया जाता है कि यूनिवर्सिटी दरअसल काम कैसे करती है, उसके रूल्स क्या हैं। हाँ, इसमें यूनिवर्सिटी के नियम, उच्च शिक्षा का दर्शन, सामान्य शिक्षण विधियां और परीक्षा के मूल्यांकन के नए तरीके सिखाए जाते हैं। और इसकी अवधि आमतौर पर 3 से 4 सप्ताह तक होती है। ठीक है, ये समझ आ गया। तो फिर ये रिफ्रेशर कोर्स किस चिड़िया का नाम है और ये किसके लिए डिजाइन किया गया है? रिफ्रेशर कोर्स का टारगेट ऑडियंस बिल्कुल अलग होता है। ये अनुभवी शिक्षकों के लिए होता है जो सिस्टम में पहले से सेट हैं, खासतौर पर उनके लिए जिन्हें अपना अगला प्रमोशन चाहिए होता है। अच्छा, वो CAS वाला मैटर। हाँ, जो CAS यानी करियर एडवांसमेंट स्कीम या UGC API जो एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं, जिसके आधार पर कॉलेज प्रोफेसर्स का प्रमोशन या इंक्रीमेंट तय होता है। बिल्कुल, उन पॉइंट्स को बनाए रखने के लिए ये जरूरी है। उन पॉइंट्स को हासिल करने के लिए रिफ्रेशर कोर्स करना अनिवार्य होता है। इसका फोकस ओरिएंटेशन की तरह सामान्य नियमों पर नहीं होता। ये पूरी तरह से शिक्षक के विशिष्ट विषय या सब्जेक्ट स्पेसिफिक अपडेट्स पर फोकस करता है। जैसे अगर कोई हिस्ट्री का प्रोफेसर है तो उसे जनरल रूल्स नहीं बल्कि हिस्ट्री के नए रिसर्च के बारे में बताया जाएगा। एकदम सही पकड़ा। और ये कोर्स ओरिएंटेशन के मुकाबले थोड़ा छोटा होता है, लगभग 2 से 3 सप्ताह का। तो आने वाले एग्जाम्स के लिए एक शॉर्टकट फॉर्मूला ये हुआ कि ओरिएंटेशन का मतलब है नए शिक्षक, सामान्य ज्ञान और 3 से 4 हफ्ते, और रिफ्रेशर का मतलब है अनुभवी शिक्षक, प्रमोशन यानी API पॉइंट्स और विषय विशिष्ट ज्ञान। ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से साफ हो गया। बिल्कुल, इन कीवर्ड्स को पकड़कर चलेंगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए अब एक ऐसे विषय पर आते हैं जिस पर अकेडमिया में हमेशा एक तीखी बहस छिड़ी रहती है, दूरस्थ शिक्षा यानी डिस्टेंस एजुकेशन और ODL BEd का जो पूरा विवाद है। मतलब क्या कोई भी व्यक्ति बस घर बैठे पत्राचार से किताबें मंगवाकर BEd की डिग्री ले सकता है? ये सच में शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में सबसे संवेदनशील और विवादित मुद्दों में से एक रहा है, और इस पर NCT के नियम बेहद सख्त हैं। इस सख्ती के पीछे की मूल वजह क्या है? इसका मूल कारण ये है कि शिक्षण सिर्फ किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं है। ये पूरी तरह से कौशल आधारित यानी स्किल बेस्ड प्रोफेशन है। 40 अलग अलग मानसिकता वाले बच्चों के क्लासरूम को कैसे मैनेज करना है, एक शरारती बच्चे के मनोविज्ञान को कैसे समझना है, या आसान शब्दों में कहें तो ब्लैक बोर्ड पर लिखते वक्त क्लास पर नजर कैसे रखनी है, ये सब आप केवल पोस्ट से आए नोट्स पढ़कर नहीं सीख सकते। सही बात है, ये तो फील्ड में उतरकर ही समझ आता है। हाँ, इसके लिए आपको जमीन पर बच्चों के बीच रहकर पसीना बहाना पड़ता है। तो फिर एक कंफ्यूजन ये होता है कि अगर ये इतना ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो IGNO जैसी इतनी बड़ी और प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज ODL मोड में BEd करवाती ही क्यों है? ये सवाल अक्सर उठता है। और उनके नियम इतने कड़े क्यों होते हैं? मैंने नोट्स में पढ़ा कि जो लोग कॉलेज से तुरंत पास आउट हुए फ्रेशर्स हैं, उनके लिए इस ODL कोर्स के दरवाजे पूरी तरह बंद है। आखिर क्यों? इसके पीछे एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कारण है जो ज्यादा लोगों को नहीं पता। NCT का लक्ष्य इस ODL माध्यम से सिस्टम में नए शिक्षक पैदा करना कभी था ही नहीं। अच्छा, तो फिर इसका असली मकसद क्या था? इसका असली मकसद उन शिक्षकों के उस बैकलॉग को खत्म करना है जो सालों से प्राइवेट या सरकारी स्कूलों में पढ़ा तो रहे हैं, लेकिन उनके पास औपचारिक रूप से कोई पेशेवर BEd डिग्री नहीं है। इसीलिए ODL BEd केवल 2 श्रेणियों के लोगों के लिए ही मान्य है। वो 2 श्रेणियां कौन सी हैं? पहली, वो लोग जो पहले से प्रारंभिक शिक्षा में प्रशिक्षित सेवाकालीन शिक्षक हैं, यानी जो प्राइमरी लेवल पर ऑलरेडी इन सर्विस हैं। और दूसरा, वो उम्मीदवार जिन्होंने पहले से कोई NCTE मान्यता प्राप्त टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम आमने सामने या फेस टू फेस रेगुलर मोड में पूरा किया हो। जैसे अगर किसी ने रेगुलर मोड में DELED किया है तो वो डिस्टेंस से BEd कर सकता है। इसका सीधा से निष्कर्ष ये निकला कि अगर कोई फ्रेशर है जिसने जिंदगी में कभी किसी क्लास का सामना नहीं किया, वो सीधे डिस्टेंस से BEd नहीं कर सकता। और ये एग्जाम में ट्रू फॉल्स या कथन वाले सवालों के लिए एक बहुत बड़ा ट्रैप है जिसे परीक्षक अक्सर यूज करते हैं। बिल्कुल, और एस्पिरेंट्स को इस न्यूआंस को याद रखना चाहिए। चलिए, अब तक तो हमने इस पूरी व्यवस्था के ठीक और सिद्धांतिक पहलुओं को डीपली समझा, लेकिन हमारे नोट्स का जो अगला हिस्सा आने वाला है वो थोड़ा परेशान करने वाला है। हाँ,
अब हम इस सिस्टम की असली बीमारियों पर बात करेंगे। इस हिस्से में उन गहरी प्रणालीगत समस्याओं यानी सिस्टमिक प्रॉब्लम्स की बात की गई है जो कोठारी कमीशन के जमाने से लेकर आज तक इस व्यवस्था को अंदर से खोखला कर रही हैं। नोट्स में ऐसी 4 सबसे बड़ी क्रॉनिक समस्याओं का जिक्र है। जी, ये चारों पॉइंट्स एग्जाम्स के लिए भी बहुत क्रूशियल हैं। तो पहली समस्या को देखते हैं जिसे आइसोलेशन गैप या अलगाव कहा गया है, खासतौर पर प्रैक्टिस टीचिंग स्कूल्स के संदर्भ में। ये क्या होता है? आइसोलेशन गैप असल में कोठारी कमीशन की सबसे बड़ी चिंताओं में से एक था। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि हमारे जो बीएड कॉलेज हैं वो एक वैक्यूम में, एक शून्य में काम करते हैं। वैक्यूम में? हाँ, मतलब उनका एक्चुअल स्कूलों की सच्चाई और उसकी दुनिया से कोई जमीनी संपर्क नहीं होता। इसे आप रियलिटी गैप भी कह सकती हैं। बीएड कॉलेज माहौल में बहुत ही आदर्शवादी होते हैं। वहाँ नई टीचिंग फिलॉसफीज, कंस्ट्रक्टिविज्म और आधुनिक विधियां पढ़ाई जाती हैं। हाँ, वहाँ तो सब परफेक्टली प्लान्ड होता है। लेकिन ट्रेजेडी तब होती है जब वही छात्रा अध्यापक अपनी इंटर्नशिप के लिए असली स्कूलों में जाते हैं। वहाँ का माहौल और सच्चाई उन्हें अंदर तक झकझोर देती है। हाँ, और मैंने ये ग्राउंड रियलिटी के बारे में सुना भी है कि स्कूलों में इन इंटर्न्स का बहुत दिल से स्वागत नहीं किया जाता। वहाँ के जो नियमित शिक्षक और प्रिंसिपल्स होते हैं वो अक्सर इन नए इंटर्न्स को एक नई ताकत मानने के बजाय एक बोझ समझते हैं। बिल्कुल वही होता है। उन्हें लगता है कि इनके आने से क्लास का डिसिप्लिन खराब होगा और उनका सिलेबस पीछे छूट जाएगा। और फिर स्कूल वाले क्या करते हैं? वो नए ऊर्जावान इंटर्न्स पर वही पुराना चॉक एंड टॉक वाला रटा रटाया तरीका थोप देते हैं। हाँ? उनसे बस ये कहा जाता है कि जाओ और चुपचाप ब्लैक बोर्ड पर लिखो और बच्चों में कॉपी करने दो, ज्यादा प्रयोग मत करो। और इस तरह बीएड कॉलेज का सारा आधुनिक ज्ञान बुक्स में ही बंद रह जाता है। सिद्धांत और व्यवहार के बीच की यही दीवार आइसोलेशन की पहली समस्या है। ये सच में बहुत निराशाजनक स्थिति है। और अगर आगे देखें तो ये अलगाव सिर्फ स्कूलों तक सीमित नहीं है। हमारे नोट्स एक दूसरी बहुत बड़ी समस्या की ओर इशारा करते हैं जिसे स्टैंड अलोन क्राइसिस कहा गया है। ये आजकल की सबसे ज्वलंत समस्या है टीचर एजुकेशन में। हाँ, इसमें जस्टिस वर्मा कमीशन जो 2012 में आया था उसका एक ऐसा आंकड़ा सामने रखा गया है जिस पर सच में यकीन करना मुश्किल होता है। रिपोर्ट कहती है कि भारत में 85% से अधिक शिक्षक शिक्षण संस्थान स्टैंड अलोन है। एकदम सही डेटा है ये। यानी इन परिसरों में, इन बिल्डिंग्स में केवल और केवल बीएड की ही पढ़ाई होती है, कोई और दूसरा विषय नहीं पढ़ाया जाता। अब सवाल ये है कि इस फिजिकल अलगाव का एक शिक्षक के मानसिक विकास पर क्या असर पड़ता है? इसका असर बहुत ही विनाशकारी होता है, खासतौर पर लंबे समय में। जरा इमेजिन कीजिए, अगर एक कैंपस में सिर्फ और सिर्फ बीएड के छात्र पढ़ रहे हैं तो वो दिन भर सिर्फ एक दूसरे से बात करेंगे। उनका दायरा बस वहीं तक सिमट जाएगा और उन्हें दुनिया जहां की बाकी चीजों का पता ही नहीं चलेगा। बिल्कुल, उनका किसी कला यानी आर्ट्स के छात्र से, किसी साइंस के रिसर्चर से या किसी इंजीनियरिंग के विद्यार्थी के साथ कोई संवाद ही नहीं होता। इसे शिक्षा शास्त्र की भाषा में बौद्धिक विकास का रुक जाना या इंटेलेक्चुअल स्टंटिंग कहा गया है, जो कि एक टीचर के लिए सबसे खतरनाक बात है। एक अच्छा शिक्षक वही होता है जिसे समाज के हर पहलू, हर विषय की कम से कम बेसिक समझ हो। और ये चौतरफा विकास केवल एक बहुविषयक यानी मल्टीडिसिप्लिनरी माहौल में ही आ सकता है। इसको सुनने के बाद मुझे एनईपी 2020 का वो मास्टर स्ट्रोक समझ आ रहा है। इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए ही शायद एनईपी ने एक बहुत बड़ी डेडलाइन तय की है। नोट्स में 2030 का साल बहुत ज्यादा हाईलाइट किया गया है इस बारे में। हाँ, एनईपी 2020 का ये मैंडेट बहुत ही स्पष्ट और कड़ा है। उन्होंने तय कर लिया है कि साल 2030 तक इन सभी स्टैंड अलोन बीएड कॉलेजों को या तो पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा या फिर उन्हें जबरदस्ती बहुविषयक विश्वविद्यालयों में तब्दील करना पड़ेगा। ये एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम होने वाला है। उद्देश्य बस यही है कि आने वाले कल का शिक्षक बाकी विषयों के छात्रों के साथ एक ही कैंटीन में चाय पिए, एक ही लाइब्रेरी में बैठकर पढ़े, ताकि उसके सोचने का नजरिया व्यापक हो सके। परीक्षाओं के लिए 2030 का टारगेट ईयर एक हॉट टॉपिक है मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस के लिए। इस पॉइंट को जरूर मार्क करके रखना चाहिए सभी को। अब आते हैं नोट्स में दी गई तीसरी समस्या पर, जो कि विशुद्ध रूप से एडमिनिस्ट्रेटिव या प्रशासनिक समस्या है। इसका टाइटल है दोहरे नियंत्रण का टकराव और समावेशी शिक्षा। डोल रेगुलेशन का मुद्दा वहाँ सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। मेरे नोट्स में इसका फ्लो चार्ट देखा कि एक तरफ हमारे पास सामान्य शिक्षा है जिसका बॉस एनसीटीई है और ठीक उसके सामने दूसरी तरफ विशेष शिक्षा
या स्पेशल बीएड है, जिसे भारतीय पुनर्वास परिषद यानी आरसीआई नियंत्रित करती है। ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स का होना जमीन पर आकर एक क्राइसिस कैसे बन जाता है? देखने में ये सिर्फ दो अलग बॉडीज लगती हैं, लेकिन इनका आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होता, जिससे एक बहुत ही गंभीर इंक्लूजन गैप पैदा होता है। इंक्लूजन गैप को थोड़ा और डीपली समझाइए। देखिए, आज पेपर पर और सेमिनार्स में हर कोई समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन की बड़ी बड़ी बातें करता है। कंसेप्ट ये है कि एक ही क्लासरूम में सामान्य बच्चे और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे एक साथ बैठकर पढ़ेंगे। लेकिन असली ट्रेजेडी ये है कि सामान्य बीएड का जो सिलेबस एनसीटीई तय करती है, उसमें समावेशी शिक्षा के नाम पर बस एक छोटा सा पेपर या एक यूनिट होता है, जिसमें केवल डेफिनेशन जैसी ओपरी बातें होती हैं। मतलब उन नए टीचर्स को एक्चुअल क्लासरूम की चुनौतियों के लिए रेडी नहीं किया जाता? बिल्कुल नहीं। जब एक नियमित टीचर स्कूल में जाता है तो उसे डिसलेक्सिया, ऑटिज्म या हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले बच्चों को संभालने की कोई प्रैक्टिकल नॉलेज या ट्रेनिंग मिली ही नहीं होती। क्योंकि वो प्रैक्टिकल नॉलेज तो आरसीआई के पास है। सही पढ़ा आपने। विशेष शिक्षा का सारा डीप नॉलेज, सारी एक्सपर्टीज तो दूसरी एजेंसी यानी आरसीआई के डब्बे में बंद है, और सामान्य शिक्षकों की ट्रेनिंग दूसरा डिपार्टमेंट देख रहा है। इस दोहरे नियंत्रण और आपस में किसी संवाद के ना होने के कारण जब एक सामान्य शिक्षक अपनी क्लास में किसी स्पेशल नीड्स वाले बच्चे को देखता है तो वो टोटली असहाय महसूस करता है। उसे समझ नहीं आता कि इसे पढ़ाओ कैसे। और इस प्रशासनिक अहंकार या लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन का खामियाजा आखिरकार उस मासूम बच्चे को भुगतना पड़ता है, जिसे एक अच्छे टीचर की सबसे ज्यादा जरूरत थी। और अंत में इंक्लूजन का पूरा मॉडल बस गवर्नमेंट फाइल्स तक ही सीमित रह जाता है। यही हमारी शिक्षा व्यवस्था की सैड रियलिटी है, जिसे यूजीसी नेट क्लियर करने वाले आने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर्स को बदलना होगा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि कुछ बदलाव आए। अब हमारी इस चर्चा की आखिरी और चौथी सबसे बड़ी समस्या पर आते हैं, जो सीधे तौर पर इन बीएड कॉलेजों के रोजमर्रा के करिकुलम से जुड़ी है, जिसे पाठ्यक्रम के क्रियान्वयन में विफलता कहा गया है। ये मुद्दा सीधे क्वालिटी से जुड़ा है। नोट्स देखकर ऐसा लगता है जैसे इन कॉलेजों में सारा जोर सिर्फ फिलॉसफी और साइकोलॉजी की उन बड़ी बड़ी थ्योरीज को रटने पर दिया जा रहा है। मुझे याद है जब बीएड को 1 साल से बढ़ाकर 2 साल का किया गया था, तब एजुकेशनल सर्कल्स में बहुत बड़ी उम्मीदें थी कि अब फाइनली क्लासरूम प्रैक्टिस को प्रॉपर टाइम मिलेगा। हाँ, उम्मीदें तो सच में बहुत थी। सबको लगा था कि इस बड़े हुए समय में डीप रिसर्च बेस्ड प्रैक्टिकम और रियल स्कूल इंटर्नशिप को जगह मिलेगी, जिससे टीचर्स एक्चुअली पढ़ाना सीखेंगे। लेकिन रियलिटी में क्या हुआ? दुर्भाग्य से मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों ने सबसे शॉर्टकट और आसान रास्ता चुना। उन्होंने बीएड के सिलेबस में कोई नया मॉड्यूल, कोई नया आधुनिक रिसर्च तो ऐड किया नहीं, बस उसे 1 साल के पुराने सिलेबस को ही बेकार में खींचकर 2 साल का लंबा बना दिया। मतलब अगर मैं इसको थोड़ा हल्के अंदाज में कहूँ तो ये एक पुरानी च्युइंगम की तरह हो गया है, जिसमें कोई स्वाद तो बचा नहीं है, बस बिना किसी लॉजिक के खिंचती जा रही है और बड़ी होती जा रही है। ये एक बहुत ही सटीक उपमा दिया आपने। समय दोगुना हो गया, कॉलेज की फीस दोगुनी हो गई, लेकिन क्वालिटी और कंटेंट वही का वही रहा। और इस फेलियर के साथ ही एक और बहुत ही कड़वी सच्चाई जुड़ी हुई है, जिसे फॉल्टी इवैल्यूएशन या त्रुटिपूर्ण मूल्यांकन कहते हैं। खास तौर पर प्राइवेट कॉलेजेस में ये सबसे बड़ी चिंता है। बिल्कुल। पिछले कुछ सालों में जो प्राइवेट बीएड कॉलेज मशरूम की तरह हर गली में उगाए हैं, वहां इंटरनल असेसमेंट के नंबरों को लेकर बहुत बड़ी गड़बड़ी चल रही है। बिना किसी मेहनत या क्वालिटी चेक के इंटरनल्स में बेतहाशा नंबर दिए जा रहे हैं। मार्क्स को इन्फ्लेट किया जा रहा है ताकि कॉलेज का रिजल्ट अच्छा दिखे। और इसका एंड रिजल्ट क्या हो रहा है? इसका नतीजा ये है कि मार्केट में 90% और उससे ऊपर मार्क्स वाली डिग्रीज तो हजारों लाखों की संख्या में बांट रही हैं। लेकिन जब वो सो कॉल्ड टॉपर कैंडिडेट्स स्कूलों में इंटरव्यू देने या पढ़ाने जाते हैं, तो उनमें एक बेसिक लेसन प्लान बनाने का कौशल भी नहीं मिलता। ये सीधे तौर पर हमारी भविष्य की पीढ़ी और शिक्षा प्रणाली के मूल्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। और एग्जाम्स के नजरिए से देखें तो असर्शन रीजनिंग के प्रश्नों में ये सिचुएशन डेफिनेटली आती है कि इन्फ्लेटेड मार्क्स का ओवरऑल टीचर क्वालिटी पर क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। हाँ, क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी का ये डिबेट एग्जाम्स के लिए कोर एरिया है। खैर, अगर हम आज की इस पूरी गहन चर्चा के मुख्य तारों को समेटें तो हमने देखा कि टीचर एजुकेशन कोई रुकी हुई चीज नहीं, बल्कि एक कंटिन्यूम है। प्री सर्विस से शुरू होकर रिटायरमेंट तक की जर्नी।
और हमने प्री सर्विस और इन सर्विस के फर्क को क्लियरली डिफाइन किया, जहां एनईपी 2020 का 50 घंटे का मैंडेट एक प्रोबेबल एग्जाम क्वेश्चन है। बिल्कुल। उसके अलावा ओरिएंटेशन कोर्स को नए टीचर्स और जनरल रूल से जोड़ा और रिफ्रेशर्स को प्रमोशन और अनुभवी शिक्षकों से। साथ ही हमने समझा कि ओडीएल बीएड को लेकर एनसीटीई स्ट्रिक्ट क्यों है और ये किसके लिए वैलिड है। और आखिरी हिस्से में हमने कोठारी कमीशन के आइसोलेशन गैप, जस्टिस वर्मा की स्टैंड अलोन क्राइसिस और 2030 का मैंडेट, आरसीआई और एनसीटीई के टकराव से रुकी इंक्लूजन और बीएड को सिर्फ खींचकर लंबा करने जैसी रियल प्रॉब्लम्स को डीपली एनालाइज किया। ये सच में एक बहुत ही शानदार और कंप्लीटली आई ओपनिंग डिस्कशन था। जो लोग यूजीसी नेट, जेआरएफ या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए ये सिर्फ फैक्ट्स का रिवीजन नहीं था, बल्कि पूरे सब्जेक्ट को देखने का एक नया लेंस देगा। हाँ, और मेरे ख्याल से इन कॉन्सेप्ट्स के बैक स्टोरी को जानने के बाद अब मैच द फॉलोइंग या स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में गलती होने का चांस ना के बराबर है। बिल्कुल सही कहा। लेकिन आज की इस बेहद इंटेलेक्चुअल चर्चा को यहाँ खत्म करने से पहले इस सोर्स मटेरियल से थोड़ा आगे बढ़कर एक नया विचार मेरे दिमाग में आ रहा है। जरूर, मैं सुनना चाहूंगा। हमने आज शिक्षकों को अपडेट करने, 50 घंटे की ट्रेनिंग देने और 2023 तक उन्हें मल्टी डिसिप्लिनरी कैंपसेस में भेजकर डेवलप करने की बहुत बातें की। लेकिन जरा एक लंबे समय के होराइजन में सोचिए। जिस रफ्तार से आज जेनरेटिव एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आगे बढ़ रहा है, क्या आने वाले 10-15 सालों में ऐसी नौबत नहीं आएगी जहां हमें टीचर्स को विषय का ज्ञान यानी सब्जेक्ट नॉलेज देना ही बंद करना पड़े? आपका इशारा किस तरफ है? मेरा मतलब है, जब मशीन्स बच्चों को सारे फैक्ट्स उनकी स्क्रीन पर 1 सेकंड में दे देंगी, तो बीएड का सिलेबस कैसा होगा? तब शायद फ्यूचर के बीएड कोर्स में लेसन प्लानिंग की जगह एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सिखाई जाएगी और पेडागोजी की जगह ह्यूमन एम्पैथी और इमोशनल इंटेलिजेंस का टेस्ट होगा। ये तो बहुत डीप ऑब्जर्वेशन है। तब शिक्षक एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट नहीं, बल्कि सिर्फ एक मशीन और बच्चे की भावनाओं के बीच का एक इमोशनल ब्रिज बनकर रह जाएगा। सोचिए, इससे भारतीय समाज में एक गुरु या शिक्षक होने की जो हजारों साल पुरानी मानसिक और बौद्धिक पहचान है, क्या वो हमेशा के लिए बदल नहीं जाएगी? सच में ये एक रोंगटे खड़े कर देने वाला सवाल है, और मुझे लगता है इस एक सवाल में ही आने वाले 50 सालों की एजुकेशन फिलॉसफी छिपी हुई है। परीक्षा पास करने के बाद उन सभी नए असिस्टेंट प्रोफेसर्स को जमीन पर इस रियलिटी का ही सामना करना है। हाँ, इस ट्रांजिशन को मैनेज करना ही उनकी सबसे बड़ी जीत होगी। इस शानदार और ज्ञानवर्धक चर्चा में अपने इतने डीप इनसाइट्स देने के लिए और इस कॉम्प्लेक्स टॉपिक को इतना आसान बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी सुनने वालों से यही कहूंगी कि इस आखिरी थॉट को अपने साथ रखिए, इस पर रास्ता चलते हुए सोचिए। आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही। मिलते हैं अगली बार एक ऐसे ही जोरदार विषय के साथ। तब तक पढ़ते रहिए और खुद को अपडेट करते रहिए। इस नई गहन चर्चा में स्वागत है। आज की ये डीप डाइव उन सभी ज्ञान के जिज्ञासुओं और खास तौर पर उन गंभीर परीक्षार्थियों के लिए तैयार की गई है जो यूजीसी नेट, जेआरएफ या यूपीएचईएससी जैसी उच्च शिक्षा और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल। आज के हमारे विश्लेषण के स्रोत एजुकेशन क्लासेस यूट्यूब चैनल के बेहद विस्तृत और शोध आधारित नोट्स हैं। आज का हमारा मिशन एकदम स्पष्ट है। शिक्षक शिक्षा यानी टीचर एजुकेशन, जो कि यूनिट 10 है, उसके रहस्यों को सुलझाना। हम अनुसंधान के विभिन्न क्षेत्रों से लेकर एनसीटीई जैसे वैधानिक निकाय की पूरी कार्यप्रणाली और उसके ऐतिहासिक सफर को डिकोड करेंगे। तो चलिए इसे गहराई से समझते हैं। और देखिए, ये एक ऐसा विषय है जो सिर्फ परीक्षाओं में अंक बटोरने तक सीमित नहीं है। मतलब अगर शिक्षा प्रणाली को एक इमारत माने, तो शिक्षक शिक्षा उस इमारत की नींव है। ये इस बात का विज्ञान और दर्शन है कि समाज के भविष्य का निर्माण करने वालों का निर्माण आखिर कैसे किया जाए। सही कहा। परीक्षाओं के दृष्टिकोण से देखें तो ये यूनिट अवधारणाओं और तथ्यों का एक ऐसा मिश्रण है जहां से सबसे ज्यादा विश्लेषणात्मक प्रश्न बनते हैं। इसलिए आज की चर्चा में हम सैद्धांतिक गहराई के साथ साथ उन एग्जाम ट्रैप्स पर भी बात करेंगे जहां अक्सर गलतियां होती हैं। बिल्कुल। और शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी लेकिन सबसे जटिल अवधारणा से, शिक्षण प्रभावशालीता यानी टीचिंग इफेक्टिवनेस। पारंपरिक रूप से तो हम यही मानते रहे हैं कि जिस शिक्षक के छात्र परीक्षा में सबसे ज्यादा अंक लाते हैं वो सबसे प्रभावी शिक्षक है, लेकिन आधुनिक अनुसंधान इसे पूरी तरह खारिज करता है। एकदम सही बात है। प्रभावशालीता का सीधा संबंध
छात्रों के सर्वांगीण विकास से है। नोट्स में से वैज्ञानिक रूप से समझने के लिए हैरोल्ड मिट्जिल के प्रतिमान या हैरोल्ड मिट्जिल्स पैराडाइम का विस्तार से जिक्र है। मिट्जिल का मॉडल दिलचस्प है क्योंकि ये शिक्षक को सिर्फ कक्षा के अंदर के प्रदर्शन से नहीं आंकता, ये पूरी प्रक्रिया को 3 चरों या वेरिएबल्स में बांटता है। पहला है पूर्व सूचक चर यानी प्रेसिज वेरिएबल्स, प्रेसिज वेरिएबल्स, जिसका मतलब है कि कक्षा में कदम रखने से पहले शिक्षक खुद क्या है, उसकी बुद्धिमत्ता, उसका पिछला प्रशिक्षण, उसका व्यक्तित्व और अनुभव। अगर एक शिक्षक कक्षा में जाने से पहले ही मानसिक रूप से थका हुआ है या उसे अपने विषय का गहरा ज्ञान नहीं है तो वो प्रेसिजर स्तर पर ही कमजोर हो गया। और मिट्जिल की इसी बात ने शिक्षा जगत में एक बहुत बड़ा बदलाव ला दिया था। उनसे पहले देखिए, शिक्षा व्यवस्था में हर विफलता का दोष सीधे शिक्षक के पढ़ाने के तरीके या छात्रों के नतीजों पर मढ़ दिया जाता था। मिट्जिल ने कहा कि हमें ये भी देखना होगा कि शिक्षक किस पृष्ठभूमि या तैयारी के साथ आ रहा है। बिल्कुल। प्रेसिज वेरिएबल्स के बाद जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वो है प्रक्रिया चर या प्रोसेस वेरिएबल्स। ये वो सब कुछ है जो उन 40 मिनट की कक्षा के दौरान घटित होता है। शिक्षक और छात्र के बीच का वास्तविक संवाद, कक्षा का प्रबंधन, प्रश्न पूछने की तकनीकें और अनुशासन बनाए रखने का तरीका। क्या शिक्षक केवल एक तरफा व्याख्यान दे रहा है या वो छात्रों को सोचने पर मजबूर कर रहा है? ये पूरी ट्रांजैक्शनल प्रक्रिया इस दूसरे चर में आती है। और इन दोनों यानी प्रेसिज और प्रोसेस का जो अंतिम परिणाम निकलता है उसे मिचेल ने उत्पाद चर या प्रोडक्ट वेरिएबल्स कहा है। इसमें सिर्फ छात्र के ग्रेड शामिल नहीं है, बल्कि ये देखना है कि छात्र के व्यवहार, उसके दृष्टिकोण और उसके सामाजिक समझ में क्या सकारात्मक बदलाव आया है। जी। अब अगर हम पहले चरण यानी प्रेसिज की बात करें तो इससे एक बहुत स्वाभाविक सा सवाल उठता है। अगर कक्षा में जाने से पहले ही शिक्षक का एप्टीट्यूड या पृष्ठभूमि सही नहीं है तो आगे की पूरी प्रक्रिया ही खराब हो जाएगी। नोट्स में इसी बात को प्रवेश के मानदंडों से जोड़ा गया है। एक जगह लिखा है, खराब कच्चा माल बराबर खराब अंतिम उत्पाद। ये बहुत ही सटीक उपमा है। सुनने में औद्योगिक शब्दावली लगती है, लेकिन शिक्षा में इसका सीधा सा मतलब है कि अगर शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रवेश पाने वाले उम्मीदवारों में बुनियादी शिक्षण क्षमता ही नहीं है तो उन्हें कितना भी प्रशिक्षित कर लें, वे बेहतरीन शिक्षक नहीं बन पाएंगे। और इस कच्चे माल को सुधारने की चुनौती कोई नई बात नहीं है। दशकों से शिक्षाविद इस पर मंथन कर रहे हैं। अगर हम भारतीय संदर्भ में पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों का विश्लेषण करें तो चट्टोपाध्याय आयोग, जो कि 1983 से 85 के बीच आया था, उसकी सिफारिशें बार बार पूछी जाती हैं। हाँ, बिल्कुल पूछी जाती हैं। एक बहुत बड़ी सच्चाई को उजागर किया था। उन्होंने कहा कि केवल ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के अंकों के आधार पर बीएड में प्रवेश देना एक खतरनाक चलन है। एक छात्र रटकर अच्छे अंक तो ला सकता है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उसमें 40 बच्चों को संभालने का धैर्य या जटिल विषयों को सरल भाषा में समझाने की कला मौजूद है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो यह एक बहुत बड़ी खामी थी। इसलिए चट्टोपाध्याय आयोग ने प्रवेश के लिए वस्तुनिष्ठ एप्टीट्यूड टेस्ट और साक्षात्कार दोनों के संयोजन की पुरजोर वकालत की। एप्टीट्यूड टेस्ट से ये मापा जा सकता है कि उम्मीदवार में तार्किक क्षमता और शिक्षण के प्रति स्वाभाविक रुझान है या नहीं। वहीं साक्षात्कार के माध्यम से उनके संचार कौशल, आत्मविश्वास और दबाव की स्थिति में त्वरित निर्णय लेने की क्षमता को परखा जा सकता है। सही कहा। जब इन दोनों पैमानों पर उम्मीदवार खरा उतरता है तभी हमें सही कच्चा माल मिलता है। इस चयन प्रक्रिया के बाद एक और बड़ी चुनौती सामने आती है। मान लीजिए हमने सबसे बेहतरीन एप्टीट्यूड वाले उम्मीदवार चुन लिए, लेकिन जब वे पहली बार वास्तविक कक्षा में असली बच्चों के सामने जाते हैं तो अक्सर उनका आत्मविश्वास डगमगा जाता है या उनके पढ़ाने के तरीके में कुछ कमियां रह जाती हैं। विज्ञान कहता है कि इन कमियों को व्यवस्थित तरीके से सुधारा जा सकता है। स्रोत के अगले भाग में इसी शिक्षक के व्यवहार में संशोधन पर गहरी चर्चा की गई है, जहां से नेट परीक्षा में कई तकनीकी प्रश्न बनते हैं। और परीक्षाओं के दृष्टिकोण से यह बहुत महत्वपूर्ण है। इन व्यवहार संशोधन तकनीकों में सबसे पहला और सबसे प्रसिद्ध नाम है D.W. एलन की माइक्रो टीचिंग का। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में विकसित इस तकनीक का मूल विचार बहुत ही तार्किक है। एक सामान्य कक्षा में शिक्षक को एक साथ कई मोर्चों पर लड़ना होता है। ब्लैक बोर्ड पर लिखना, बच्चों का ध्यान भटकने न देना, सही समय पर प्रश्न पूछना और विषय को आगे बढ़ाना। ये एक नए शिक्षक के लिए बहुत भारी हो सकता है। बिल्कुल, एक नए प्रशिक्षु के लिए ये सब एक साथ करना डरावना हो सकता है। इसलिए माइक्रो टीचिंग शिक्षण की इस जटिल प्रक्रिया को
एकल कौशल या सिंगल स्किल्स में तोड़ देती है। और माइक्रो टीचिंग की पूरी संरचना इसी सरलीकरण पर टिकी है। इसमें एक प्रशिक्षु शिक्षक एक बार में केवल एक ही कौशल का अभ्यास करता है। मान लीजिए केवल प्रश्न पूछने का कौशल या शामपट कौशल। वो 5 से 10 मिनट तक 5 से 10 छात्रों के एक छोटे समूह को पढ़ाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया की रिकॉर्डिंग होती है या पर्यवेक्षक मौजूद होते हैं। जी। पढ़ाने के तुरंत बाद उसे फीडबैक मिलता है। फिर वो उस फीडबैक के आधार पर फिर से पाठ योजना बनाता है, जिसे रीप्लान कहते हैं। फिर से पढ़ाता है यानी रीटीच, और फिर से फीडबैक प्राप्त करता है। यह चक्र तब तक चलता है जब तक वो उस विशिष्ट कौशल में महारत हासिल नहीं कर लेता। ये एक प्रकार से शिक्षण की मसल मेमोरी बनाने जैसा है। मसल मेमोरी, बिल्कुल। और दूसरी तकनीक है सिमुलेटेड टीचिंग। ये भी माइक्रो टीचिंग की तरह ही एक कृत्रिम वातावरण बनाती है। इसमें प्रशिक्षु असली छात्रों को नहीं बल्कि अपने ही सहपाठियों को पढ़ाते हैं। एक प्रशिक्षु शिक्षक की भूमिका निभाता है और बाकी छात्र बन जाते हैं। वैसे व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो अपने ही दोस्तों के सामने सीरियस होकर पढ़ाना असली बच्चों को पढ़ाने से ज्यादा डरावना हो सकता है। हाँ बिल्कुल। क्योंकि दोस्त तो पीछे बैठकर हंसने या मुश्किल सवाल पूछकर फंसाने के बहाने ढूंढ रहे होते हैं। हाँ, ये बात काफी हद तक सच है। लेकिन मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से सिमुलेटेड टीचिंग एक बहुत ही सुरक्षित जाल या सेफ्टी नेट प्रदान करती है। अगर कोई प्रशिक्षु गलती करता है तो उससे किसी वास्तविक छात्र के सीखने के समय का नुकसान नहीं होता। ये भूमिका निर्वाह उन्हें वास्तविक कक्षा के दबाव और अप्रत्याशित सवालों का सामना करने के लिए मानसिक रूप से तैयार करता है। व्यवहार को मापने की तीसरी तकनीक थोड़ी अधिक तकनीकी है, लेकिन परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। नेड फ्लैंडर्स का FICS या फ्लैंडर्स इंटरैक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम। इसके बारे में पढ़ते हुए जो बात सबसे दिलचस्प लगती है वो ये है कि ये पूरी तरह से कक्षा के अंदर होने वाले संवाद या मौखिक व्यवहार पर केंद्रित है। ये शिक्षक और छात्र के बीच की बातचीत को 10 श्रेणियों में बांटता है। इसमें शिक्षक के प्रभाव को मुख्य रूप से 2 हिस्सों में देखा जाता है, अप्रत्यक्ष प्रभाव और प्रत्यक्ष प्रभाव। और यहाँ परीक्षार्थियों के लिए एक बहुत बड़ा पॉइंट है। फ्लैंडर्स के मॉडल में गैर मौखिक व्यवहार जैसे कि इशारे, चेहरे के हाव भाव या मुस्कान को शामिल नहीं किया गया है। परीक्षाओं में अक्सर ये सवाल फंसाने के लिए पूछा जाता है और परीक्षार्थियों को ये स्पष्ट याद रखना चाहिए कि ये सिस्टम केवल मौखिक व्यवहार को मापता है। 1960 के दशक में जब ये मॉडल बना था तब गैर मौखिक व्यवहार को वस्तुनिष्ठ रूप से मापना बहुत मुश्किल था। ये एक बहुत जरूरी तथ्य है। जहां तक प्रभावों की बात है, फ्लैंडर्स स्पष्ट रूप से अप्रत्यक्ष प्रभाव की वकालत करते हैं। अप्रत्यक्ष प्रभाव में छात्रों की भावनाओं को स्वीकार करना, उनके विचारों को अपनाना और उनकी प्रशंसा करना शामिल है। इसके विपरीत प्रत्यक्ष प्रभाव में केवल व्याख्यान देना, निर्देश देना या आलोचना करना आता है। जो शिक्षक अप्रत्यक्ष प्रभाव का अधिक उपयोग करता है वो कक्षा में एक लोकतांत्रिक और रचनावादी माहौल बनाता है, जहां छात्र खुद सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनते हैं। शिक्षक के व्यवहार और कक्षा के माहौल को तो हमने FICS से समझ लिया, लेकिन जब शिक्षक कक्षा में पढ़ा रहा होता है तो कई बार कुछ ऐसी तात्कालिक या इमीडिएट समस्याएं सामने आ जाती हैं जिनकी भविष्यवाणी कोई सिद्धांत नहीं कर सकता। मौलिक या फंडामेंटल रिसर्च करने का समय तो किसी स्कूल के पास होता नहीं है। ऐसे में एक शिक्षक क्या करे? यहीं पर स्टीफन कोरे का एक्शन रिसर्च तस्वीर में आता है। जी, स्टीफन कोरे। एक्शन रिसर्च का दायरा बहुत सीमित होता है। इसका उद्देश्य कोई नया वैश्विक सिद्धांत गढ़ना नहीं है, बल्कि अपनी कक्षा की मौजूदा समस्या का तुरंत समाधान खोजना है। और एक्शन रिसर्च का दर्शन ही है समस्या मेरी, समाधान भी मेरा। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक गणित का शिक्षक देखता है कि उसकी कक्षा के अधिकांश बच्चे भिन्न यानी फ्रैक्शंस के सवालों में बार बार एक ही तरह की गलती कर रहे हैं। अब वो शिक्षक इस पर कोई PhD थीसिस नहीं लिखेगा। बिल्कुल नहीं। वो एक्शन रिसर्च का चक्र अपनाएगा। योजना बनाना, क्रियान्वयन करना, अवलोकन करना और चिंतन करना। वो 2 हफ्तों के लिए भिन्न पढ़ाने का कोई नया दृश्य तरीका अपनाएगा, बच्चों के टेस्ट लेगा और देखेगा कि सुधार हुआ या नहीं। यही एक्शन रिसर्च है, एक स्थानीय समस्या का वैज्ञानिक और त्वरित समाधान जो सीधे अभ्यासकर्ता द्वारा किया जाता है। यह बात बहुत ही दिलचस्प हो जाती है क्योंकि अभी तक हमारी चर्चा का पूरा केंद्र केवल एक व्यक्ति यानी शिक्षक और उसकी कक्षा तक सीमित था। लेकिन क्या एक बेहतरीन शिक्षक
एक खराब सिस्टम में सफल हो सकता है। हम्म। स्रोत का अगला भाग हमें एक व्यापक परिप्रेक्ष्य देता है, जहां बात विद्यालय प्रभावशीलता और गुणवत्ता संवर्धन की होती है। एक संस्था के रूप में स्कूल का अपना एक पारिस्थितिकी तंत्र होता है। इसमें सबसे अहम भूमिका स्कूल के नेतृत्व यानी प्रिंसिपल या हेडमास्टर की नेतृत्व शैली की होती है। एक लोकतांत्रिक नेतृत्व पूरे संगठनात्मक माहौल को सकारात्मक बना देता है, जहां शिक्षक प्रयोग करने से डरते नहीं हैं। नेतृत्व के अलावा विद्यालय प्रभावशीलता इस बात पर भी बहुत निर्भर करती है कि स्कूल अपने समुदाय से कैसे जुड़ा है। क्या माता-पिता और स्थानीय समाज को स्कूल की गतिविधियों में शामिल किया जा रहा है? इसके साथ ही संसाधनों का इष्टतम प्रबंधन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और जब हम इन सभी तत्वों को एक साथ पिरोकर गुणवत्ता में निरंतर सुधार की बात करते हैं, तो शिक्षा प्रशासन में TQM यानी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का सिद्धांत लागू होता है। TQM, हाँ। TQM कहता है कि गुणवत्ता सिर्फ प्रबंधन की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि चपरासी से लेकर प्रिंसिपल तक हर व्यक्ति गुणवत्ता सुधारने की प्रक्रिया का हिस्सा है। और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कुछ बाहरी मूल्यांकन तंत्र भी स्थापित किए गए हैं। उच्च शिक्षा संस्थानों और बीएड या एमएड कॉलेजों की गुणवत्ता परखने और उन्हें मान्यता ग्रेड देने का काम भारत में NAAC यानी नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल करता है। वहीं स्कूली स्तर पर यह काम QCI के दायरे में आता है। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है सतत व्यावसायिक विकास या CPD। बिल्कुल। दुनिया तेजी से बदल रही है। जो ज्ञान 10 साल पहले प्रासंगिक था, वो आज शायद काम ना आए। इसलिए शिक्षकों के लिए भी समय समय पर रिफ्रेशर कोर्स और कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं, ताकि उनका ज्ञान बासी ना पड़े। अब हम इस संपूर्ण शिक्षक शिक्षा प्रणाली की रीढ़ की हड्डी पर आते हैं। एक ऐसा वैधानिक निकाय जो पूरे देश में इन मानकों को लागू करता है। हम बात कर रहे हैं NCTE की, यानी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। परीक्षाओं के दृष्टिकोण से NCTE का ऐतिहासिक सफर सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्षेत्रों में से एक है, और यहीं पर तारीखों को लेकर परीक्षार्थी अक्सर भ्रमित होते हैं। बिल्कुल। NCTE का जन्म रातों रात नहीं हुआ था। नोट्स में इसके सफर को 1973 से शुरू किया गया है। 73 में NCTE की स्थापना तो हुई थी, लेकिन केवल एक सलाहकार निकाय के रूप में। इसका काम सिर्फ सरकार को सलाह देना था। इसके पास कोई कानूनी दांत नहीं थे। ये कॉलेज बंद नहीं करवा सकता था। लेकिन फिर 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई। NPE 1986। इस नीति ने एक बहुत खतरनाक ट्रेंड देखा। देश भर में निजी बीएड कॉलेज कुकुरकुत्ते की तरह उगरे थे। शिक्षा का घोर व्यावसायीकरण हो रहा था और गुणवत्ता रसातल में जा रही थी। तब यह महसूस किया गया कि एक सलाहकार निकाय से काम नहीं चलेगा। एक सख्त कानूनी संस्था की जरूरत है। इसी जरूरत के परिणाम स्वरूप 1993 में भारतीय संसद में NCTE अधिनियम पेश और पारित किया गया। लेकिन जो तारीख परीक्षाओं में सबसे सटीक रूप से पूछी जाती है, वो है 17 अगस्त 1995। इसी ऐतिहासिक दिन को NCTE आधिकारिक तौर पर एक वैधानिक निकाय के रूप में अस्तित्व में आया। जी। दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थापित किया गया। लेकिन भारत जैसे विशाल देश की विविधता और भौगोलिक दूरी को देखते हुए सारी शक्तियां दिल्ली में केंद्रित रखना व्यवहारिक नहीं था। इसलिए NCTE ने 4 क्षेत्रीय समितियां बनाई। उत्तर भारत के लिए जयपुर में NRC, पश्चिम के लिए भोपाल में WRC, पूर्व के लिए भुवनेश्वर में ERC और दक्षिण भारत के लिए बैंगलोर में SRC। इन समितियों का मुख्य काम जमीनी स्तर पर मानकों को लागू करना, समन्वय स्थापित करना और फर्जी कॉलेजों पर नकेल कसना है। NCTE की कार्यप्रणाली पर चर्चा करते हुए नोट्स में एक बहुत बड़े एग्जाम ट्रैप की ओर इशारा किया गया है। ये वो जगह है जहां अच्छे खासे तैयारी करने वाले परीक्षार्थी भी अक्सर गलती कर बैठते हैं। ये ट्रैप मान्यता, जिसे रिकॉग्निशन कहते हैं, और संबद्धता, जिसे एफिलिएशन कहते हैं, उसके बीच के अंतर का है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। जब कोई नई संस्था बीएड या एमएड को शुरू करना चाहती है, तो वो सबसे पहले NCTE के पास जाती है। NCTE उनके भवन के आकार, पुस्तकालय की किताबों, खेल के मैदान और शिक्षकों की योग्यताओं की बारीकी से जांच करता है। अगर सब कुछ NCTE के मानकों के अनुरूप है, तो NCTE उन्हें मान्यता दे देता है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? मतलब ये है कि कहानी यहीं खत्म नहीं होती और यहीं पर परीक्षकों का सबसे पसंदीदा सवाल बनता है।
एनसीटीई केवल बुनियादी ढांचे और मानकों के आधार पर कोर्स चलाने की अनुमति या मान्यता देता है। एनसीटीई कभी भी छात्रों का प्रवेश नहीं लेता, न ही कोई परीक्षा आयोजित करता है और न ही कोई डिग्री प्रदान करता है। तो फिर मान्यता प्राप्त करने के बाद कॉलेज क्या करेगा? उसे किसी राज्य विश्वविद्यालय या परीक्षा आयोजित करने वाले निकाय के पास जाना होता है। वो विश्वविद्यालय उस कॉलेज को अपने साथ जोड़ता है, जिसे संबद्धता या एफिलिएशन कहते हैं। जब परीक्षा में प्रश्न आता है कि एनसीटीई से मान्यता प्राप्त बीएड कॉलेजों को संबद्धता कौन प्रदान करता है, तो विकल्पों में यूजीसी, राज्य सरकार, एनसीटीई और विश्वविद्यालय होते हैं। जल्दबाजी में परीक्षार्थी एनसीटीई टिक कर देते हैं, जबकि सही उत्तर हमेशा संबंधित विश्वविद्यालय होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण है परीक्षार्थियों के लिए। मान्यता देने के अलावा एनसीटीई पाठ्यक्रम के नवीनीकरण का भी काम करता है। समाज की बदलती जरूरतों के अनुसार शिक्षक क्या पढ़ेंगे, ये तय करना भी एनसीटीई का ही काम है। इसका एक बड़ा उदाहरण एनसीएफटीई 2009 है, जिसने शिक्षक शिक्षा में रचनावादी दृष्टिकोण और समावेशी शिक्षा पर भारी जोर दिया। बिल्कुल। और अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लागू होने के बाद एनसीटीई को एक नया और बेहद महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया है, एनपीएसटी का निर्माण करना, यानी नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स। ये एनपीएसटी तय करेगा कि आने वाले दशक में एक शिक्षक के पेशेवर मानक, उसकी नैतिकता और उसके विकास के चरण क्या होंगे। ये एक नए युग की शुरुआत है। एनसीटीई अब केवल बुनियादी ढांचे की जांच करने वाली संस्था नहीं रह गई है, बल्कि ये शिक्षकों के पेशेवर विकास का पूरा रोड मैप तैयार कर रही है। नई शिक्षा नीति के साथ एनसीटीई की भूमिका नियमन से बढ़कर अब गुणवत्ता उत्प्रेरक की हो गई है। समय सीमा को ध्यान में रखते हुए आइए आज की इस विस्तृत और गहन चर्चा के मुख्य स्तंभों को तेजी से समेट लें, जो श्रोताओं के रिवीजन के लिए बहुत काम आएंगे। हमने शुरुआत की हेरोल्ड मिट्जेल के प्रतिमान से, जिसने शिक्षण को 3 चरों में बांटा, प्रेसिज, प्रोसेस और प्रोडक्ट। फिर हमने प्रवेश के लिए चट्टोपाध्याय आयोग की सिफारिशें देखी, जिन्होंने एप्टीट्यूड टेस्ट और इंटरव्यू दोनों को जरूरी बताया। इसके बाद हमने व्यवहार संशोधन की तकनीकों को समझा, डीडब्ल्यू एलन का माइक्रो टीचिंग जो जटिल शिक्षण को एकल कौशल में तोड़ता है, और नेड फ्लैंडर्स का FICS जो कक्षा में केवल मौखिक व्यवहार और अप्रत्यक्ष प्रभाव को मापता है। हमने स्टीफन कोरे के एक्शन रिसर्च पर बात की, जो स्थानीय और तात्कालिक समस्याओं का त्वरित समाधान देता है। जी। अंत में हमने एनसीटीई का सफर देखा, 73 का सलाहकार रूप, 93 का एक्ट और 17 अगस्त 95 की वैधानिक स्थापना। और सबसे अहम बात, मान्यता एनसीटीई देता है, लेकिन संबद्धता हमेशा विश्वविद्यालय देता है। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्वलन सवाल उठता है। आज हमने ऐतिहासिक समितियों से लेकर आधुनिक मॉडलों तक शिक्षक शिक्षा के हर पहलू पर गहरी चर्चा की, लेकिन अगर हम भविष्य की ओर देखें तो परिदृश्य अकल्पनीय गति से बदल रहा है। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और पूरी तरह से डिजिटल संवर्धित वास्तविकता वाले क्लासरूम के युग में प्रवेश कर चुके हैं। बिल्कुल सही बात है। श्रोताओं को इस बात पर गहराई से विचार करना चाहिए। यदि आने वाले समय में एआई प्रक्रिया चर यानी प्रोसेस वेरिएबल्स को एक इंसान से बेहतर तरीके से संभाल ले, यानी हर बच्चे को उसके सीखने की गति के अनुसार व्यक्तिगत रूप से पढ़ा सके, तो फिर मानव शिक्षक की भूमिका क्या रह जाएगी? क्या मिट्जेल का मॉडल या फ्लैंडर्स का FICS एआई के युग में भी प्रासंगिक रहेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमारे आज के शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान सच में शिक्षकों को उस एआई संचालित भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं, या हम अभी भी 20वीं सदी की तकनीकों से 21वीं सदी के शिक्षकों को प्रशिक्षित कर रहे हैं? ये एक ऐसा विचार है जो शिक्षाविदों और परीक्षार्थियों दोनों को लंबे समय तक सोचने पर मजबूर करेगा। आज की हमारी ये विस्तृत और वैचारिक चर्चा यहीं संपन्न होती है। हमें विश्वास है कि शिक्षक शिक्षा के इन अनुसंधान क्षेत्रों और एनसीटीई के कार्यतंत्र पर ये डीप डाइव परीक्षा की तैयारी को एक ठोस और विश्लेषणात्मक आधार प्रदान करेगी। ज्ञान की इस यात्रा में हमारे साथ समय बिताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भविष्य में ऐसे ही जटिल विषयों को सरल और दिलचस्प बनाने के लिए हमारे साथ बने रहें, पढ़ते रहें, सीखते रहें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें।